Okay. So as you guys see कि आज का जो स्टेटा सेशन है, तो बेसिकली आज स्टेटा इकॉन 330 का रिव्यू सेशन है। आपने इकॉन 330 में जो पढ़ा था उसको हम रिव्यू करेंगे। तो अगर आप में से किसी के पास मेरी लैब्स पुरानी पड़ी हुई हैं एंड यू वांट टू गो इन डिटेल्स, और अगर उस डिटेल में आप कोई चीज़ देखना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि यूट्यूब प्लेलिस्ट और जो प्रैक्टिस सेट्स आपके पास अवेलेबल है LMS पर, प्लीज मेक श्योर दैट यू सी दोज डेटा फाइल्स और वो प्रैक्टिस सेट्स। आज का भी जो सेशन होगा बेसिकली उन्हीं सभी चीज़ों के साथ जो बनाएंगे हसन को। हसन का ये तीसरा कोर्स है मेरे साथ। I'm hoping कि हसन अब मुझे नफरत ना करता हूँ, बिकॉज इट हैज बीन कोर्स। लाइक जिस कोर्स में जाता हूँ वहाँ पे एक शक्ल नजर आ जाती है मुझे। सो स्टेटा के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो बेसिकली यही है कि स्टेटा हेल्प्स यू विद योर डेटा एनालिसिस। स्टेटा डिज़ाइन ही डेटा एनालिसिस के लिए किया गया। अनलाइक पाइथन और आर, स्टेटा में सारी फंक्शनलिटी सिर्फ डेटा एनालिसिस की है, जो कि इसकी एक लिमिटेशन तो है, लेकिन कभी कभार इसका एक बेनिफिट भी बन जाता है। And Stata, as far as Stata is concerned, it is highly in demand when you go into the development sector. For instance, if you want to go to SERP or ideas or some other research organization that is focused on some econometric research, उसमें आपको Stata ही आप लोग उसमें आपको ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। So if I speak from my personal experience, I started my data analysis in Stata, और Stata के analysis के बाद उसकी सारी understanding के बाद it actually helped me in learning other languages as well, such as R or Python. So Stata can also give you some good programming sense अगर आप थोड़े से इस पे आप जान डालते हैं। लास्टली एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेटा के बारे में, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। बाय प्रैक्टिस आई मीन यू नीड टू डू योर इवन स्मॉल प्रोजेक्ट्स, और सच एज आपने एक फाइल पे छोटा सा एनालिसिस करना है। अगर आप उसको स्टेटा पे जितना आप स्टेटा यूज़ करोगे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे, उतना ही आपको स्टेटा यूज़ करते हुए आपको आपकी और उसकी आपके कमांड्स पे आपको कॉपी होगी। सो मैंने स्टेटा अपनी इकोनोमेट्रिक्स की क्लास में भी शेयर किया था, लेकिन आई गेस वो शायद अब तक एक्सपायर हो चुका हुआ है। सो आप में से जिसका स्टेटा लाइसेंस एक्सपायर हो गया हुआ है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग IST में जाके हेल्प डेस्क पे जाके यू कैन गो विद योर लैपटॉप एंड यू कैन से कि you want to have a Stata installed on your PC, and they will give you Stata 17. So Stata 17 आप उसमें आप यूज कर सकते हो। इट्स अ परपेचुअल लाइसेंस है और आपको उसमें मिल जाएगा स्टेटा। अगर आपको IST से कोई मसला अगर आ रहा है तो यू कैन लेट मी नो। और मेरे पास मैक का स्टेटा भी पड़ा हुआ है। मैक वाला स्टेटा जो है इट्स बस फ्री पड़ा हुआ है। सो लेकिन विंडोज वाला स्टेटा मेरे पास फिलहाल अभी नहीं अवेलेबल। तो अगर किसी को कोई मसला हो विंडोज वाले स्टेटा के साथ तो दे कैन लेट मी नो, और मैं उनको स्टेटा अपना वाला स्टेटा की कॉपी उनको जनरेट करके दे दूंगा। ठीक है। सो मैं आपको फिर स्टेटा 17 या 16 का मैं आपको एक लिंक एक और आपसे शेयर कर दूंगा जो इकॉन 230 के अंदर सर स्टेटा 17 में बेसिकली इन्होंने साथ जो है मशीन लर्निंग की जो है वो इसमें डोमेन ऐड की इन्होंने। स्टेटा 17 जो है इसमें पाइथन साथ लिंक की जा सकती है, क्योंकि पहले कुछ एनालिसिस जो थे वो पाइथन के अंदर जो डेटा माइनिंग के जो थे वो सारे पाइथन पे होते थे। स्टेटा की इतनी फंक्शनलिटी भी नहीं है, लेकिन साथ इसमें पाइथन की इंटीग्रेशन डाल के अब आप स्टेटा में अगर आपने कोई एनालिसिस करना है और आप उसमें पाइथन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली शिफ्ट टू पाइथन एंड आर। सो दैट्स द बेनिफिट कि अब आपको एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना पड़ेगा। अगर आपको पाइथन में एनालिसिस करना पड़ता था तो आप दूसरा कंसोल खोलते थे और उस पर एनालिसिस करते थे। सो ये इसमें थोड़ी सी फंक्शनलिटी हुआ, थोड़ा स्टेटा तेज भी हुआ है। स्टेटा 17 जो है इसमें डेटा एनालिसिस की थोड़ी और थोड़ी तेज की है उसके ऊपर। सो आप जब भी स्टेटा ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होगी, और उस विंडो में आपके सामने आपके यहाँ पर कमांड, जैसे कमांड हिस्ट्री विंडो या आपका रिजल्ट्स विंडो है, तो सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे यू नीड टू टाइप योर इनपुट। यहाँ पे आपका इनपुट आएगा, यहाँ पे आप अपना आउटपुट शो करेंगे।
यहाँ पे आपके वेरिएबल्स लोड होते हुए आपको दिखाई देंगे और साथ यहाँ पे आपको उनकी प्रॉपर्टी आपको शो होगी. So that's the basic interface of Stata. Whenever you open Stata, it will open like this. आप में से काफी लोगों ने स्टेटा जो है वो जो सीखा होगा. बेसिकली आप में से काफी लोग स्टेटा में एनालिसिस यहाँ पे करते होंगे कि यू टाइप ए कमांड ओवर हियर. फॉर एग्जांपल sys use auto here. So basically what I'm trying to do is I'm trying to open a built-in data set in Stata. This is an automobile data set that has been that is used in Stata. So basically this is a built-in data set. Right? So 1970 automobile data, US, it's about US market. आप में से काफी जो लर्नर्स होते हैं बेसिकली वो कमांड विंडो से अपना स्टार्ट करते हैं और कमांड विंडो पे अपना एनालिसिस शुरू करते हैं. in my personal recommendation, this is not a good practice. आपने अगर 2 या 3 कमांड्स लिखनी हो it's fine. लेकिन if you want to do a whole project, what I would recommend is you start with a do file. So do file is like a script. आपने if you want to run your commands again and again, so do file will help you with that. आपके पास एक script आ गया होगा, so basically it's like a script for to your Stata data file. तो आपने उस पर जो भी एनालिसिस करना है वो आपके सारा का सारा एनालिसिस उस डू फाइल के थ्रू आप उस पर इजीली कर सकते हो. सो डू फाइल ओपन करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज. एक तो आप अगर यहाँ पे देखो तो देयर इज वन ऑप्शन ओवर हियर. देयर इज अ न्यू डू फाइल एडिटर ऑप्शन ओवर हियर. यू कैन क्लिक ऑन इट. अगर आप को इस तरह से क्लिकिंग पसंद नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज विंडोज पे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे यू कैन प्रेस कंट्रोल 9 and the do file editor will open in front of you. So this is where you will be doing your coding. As far as this course is also concerned, you will be doing a project or some assignments. So I would recommend that you start using a do file instead of that command. अच्छा वहाँ से commands हम use करते हैं and then we copy it from that. यहाँ से copy करके हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे. As this is not a good practice. So आपकी do file आपकी open हो गई है. आप अपने डू फाइल पे एनालिसिस शुरू करेंगे. सो एनालिसिस शुरू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एनालिसिस शुरू करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है वी नीड टू लर्न हाउ टू इंपोर्ट डेटा. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं. एक आपके एक्सटेंडेड डेटा फाइल्स हैं. फॉर एग्जांपल आप एक एक्सेल फाइल से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो या CSV फाइल से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो. दीज डेटा फॉर्मेट्स आर एक्सटर्नल टू Stata. They are not internal data sets. So अगर आपने वो data sets आपने अपने Stata में import करने हैं, so what you will do is you will go to file. यहाँ पे import की option आपके सामने. Let's say you want to import an Excel file. So if you want to import an Excel file, just click over here and you need to click browse. So browse हमने किया and let's go to my dataset folder. और यहाँ पर there is one file which is called as intro_excel. If you click on it, you will see Stata is showing your preview. और यहाँ पे उसने आपको अगर मैं Stata में अगर मैं simple Excel में इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, so let's open this file in Excel as well. So Excel में अगर हमने फाइल ओपन की तो हमने यहाँ पे भी देखा A B C D. So basically it's telling us कि A कॉलम में ID है, B कॉलम में नेम है, C कॉलम में स्टूडेंट है और स्टेटा भी अगर हम देखें तो स्टेटा भी इस आउटपुट को ऐसे ही शो कर रहा है. It's telling us कि A में ये है, B में ये है, C में ये. लेकिन in this case स्टेटा के अंदर वो assume कर रहा है कि A is the name of the variable, A is the name of the variable, B is the name of the variable, C is the name of variable. Basically it's telling us कि variable names है. But what we know is कि हमारी पहली रो है, it contains the variable name. A is not the variable name, but ID is the variable name. So what we will end up doing is we will end up choosing this option, import first row as variable names. So if we import first row as variable names and then बाकी सारी options को फिलहाल हम अभी छोड़ देते हैं and we will say okay. Do you want to replace data in memory? Yes. Now, if we see the data set is being loaded into our Stata. So हमारे पास ID है, name है, student है, school है, and if we want to see this data
डेटा में डेटा लोड कैसे हुआ है, वी कैन क्लिक ओवर हियर दिस डेटा एडिटर और ब्राउज ऑप्शन, और व्हाट यू कैन डू इज सिंपली आप सिंपल ब्राउज भी लिख सकते हो और एडिट भी लिख सकते हो। लेट्स जस्ट क्लिक ऑन इट। तो आपका ये डेटा सेट जो है यहाँ पर बस आपका लोड हो गया इस डेटा के अंदर। नाउ यू कैन स्टार्ट योर डेटा एनालिसिस इन दिस डेटा। अब आपको एक्सेल की जरूरत नहीं है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सो अभी मैंने एक चीज बोली थी कि अभी आपकी जो फाइल इंपोर्ट अभी हुई है, सो लेट्स जस्ट इंपोर्ट। अभी हम यहाँ से कमांड को फिलहाल हम कॉपी कर लेते हैं। आई विल आल्सो शो यू अ शॉर्टकट की इसको हम कैसे इस चीज से हम कैसे वी कैन, हम इस चीज से भी हमें वी नीड टू बी हमें इसको भी ऑटोमाइज करना है। दिस इज नॉट ए एफिशिएंट वे। जस्ट फॉर द टाइम बिंग मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। दिस इज वन फाइल, ठीक है, मैंने एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर ली मैंने। नाउ CSV फाइल भी ऐसे इंपोर्ट होगी। आपने इंपोर्ट पे जाके CSV को आपने you just need to go and say कि CSV फाइल मुझे इंपोर्ट कर दो। It will open a dialog box like this and you need to tell it where the data file is being, data file कहाँ पड़ी है, and it will give you the data file। जैसे यहाँ पे कोविड डेटा शो कर रहा है स्लाइड्स प्रॉपर्टी में ही हमने, अच्छा हमने अपलोड नहीं किया, लेकिन अगेन यू जस्ट नीड टू टाइप ओवर हियर द डेटा। अपने फाइल का सोर्स देना आपको, आपने कौन सी फाइल लोड करनी है, एंड यू टू प्रेस ओके और आपका डेटा सेट लोड हो जाएगा CSV फाइल के अंदर भी। सो ये आपका था, ये आपके एक्सटर्नल डेटा फाइल्स। दीज आर एक्सटेंडेड डेटा फाइल्स, दीज फाइल्स आर फॉरेन टू स्टेटा। आपके इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस अब तो स्टेटा में ऐड हो गए हैं। यानी अब आप इसके अंदर आप SPSS डेटा सेट भी लोड कर सकते हो, SAS का भी डेटा सेट लोड कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस। सो अगर आपने वो डेटा सेट्स भी आपने उसमें अपलोड करने हो तो आप इजीली उसमें काम कर सकते हो। सो अगर आपने कोई डेटा सेट ओपन करना है, लेट्स सपोज अब आपने स्टेटा का डेटा सेट ओपन करना है, उसके लिए आपको सिंपल यू नीड टू प्रेस, यू नीड टू गो ओवर हियर। अभी हमने एक्सटर्नल देखे थे, नाउ वी नीड टू सी द इंटरनल डेटा सेट्स। इंटरनल डेटा सेट में ओपन करेंगे और ओपन में हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटा फाइल्स में ऑप्शन आ रही होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑल स्टेटा फाइल्स, यहाँ पे एक साथ यहाँ पे मुझे फाइल शो हो रही है LFS 2014-15, विच मीन्स इट्स अ DTA फाइल। और DTA फाइल हम जो है हम ओपन यहाँ पर हम कर सकते हैं। सो LFS अब यहाँ पे अगेन द डेटा सेट मुझे बता रहा है। सो बेसिकली दिस इज स्टेटस वे ऑफ टेलिंग कि एक डेटा सेट ऑलरेडी आपकी मेमोरी में पीछे लोड हुआ है, डू समथिंग अबाउट इट और अदरवाइज इट विल बी ओवर रिटन। तो अगर आपने कोई डेटा मैनिपुलेशन की है इसके ऊपर तो डेटा इज प्रॉम्प्टिंग यू टू सेव द डेटा सेट फर्स्ट। So if you don't want to save the data set, it's fine. So हम यहाँ पे don't save की option कर देंगे and a new data set will open. So this data set is now, it's an LFS label for survey data set. So in a nutshell, अगर आपने internal data sets use करने हैं, so if you see तो internal data set में देखो उसने यहाँ पे क्या बोला, उसने यहाँ पे use command use किया। So these are commands. Use command is always used to load the DTF data files. The DTF data files are stata data files. And if you want to load some foreign data sets such as such that they are being stored in Excel file or CSV file, you need to use the import command. You need to use the import command. इस कमांड को फिलहाल हम यहाँ से कॉपी हम करके हम यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। So this is अब before I move further, अगर आप इस so one thing that you always do, and this is a very basic tip, but a necessary tip, आपने अपनी DTA files, अपनी do files, always save your do files, DTA files in a Dropbox or OneDrive। कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने कंप्यूटर में उन फाइल्स को सेव ना करो, उनका हमेशा बैकअप Dropbox पे रखो, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ हुआ है लैब्स के अंदर, मेरे प्रोजेक्ट कोर्सेज के अंदर भी कि जी आपने काम किया सारा का सारा और बच्चे के अंदर हमारा कंप्यूटर क्रैश कर गया, हमारी सारी डू फाइल्स सारी DTA फाइल सब गायब हो गई। सो वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो उसका बेहतर तरीका क्या है कि आप अपने Dropbox पे हमेशा एक फोल्डर अपना बना के रखो और Dropbox सारी चीज़ें स्टोर करो। उसका सबसे बड़ा फायदा बेसिकली क्या है, आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा तो कोई मसला नहीं, आपके फाइल सेव है। कोई भी मसला होगा, लेट सपोज आप कहीं और जाके आप काम कर, आपका लैपटॉप आपके पास नहीं है लेकिन आपके फाइल्स का एक्सेस आपके पास होगा, तो आप अपने किसी और दोस्त के कंप्यूटर पे भी या किसी और कंप्यूटर पे जिस पे स्टेटा इंस्टॉल है, आप उस पर भी ये काम इजीली कर सकते हो।
तो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज सेव योर डू फाइल, और डू फाइल सेव करते हुए कभी सुस्ती ना करो। अब जैसे मैंने 2 कमांड्स लिख ली हैं, फॉरन सेव कर लो। आपको कुछ नहीं पता कि आपका स्टेटा क्रैश कर जाए, कभी कभी होता है कि स्टेटा क्रैश कर जाता है, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो कभी यानी आपकी मेमोरी पीछे पीछे ऑप्टिमाइज नहीं हो रही। तो ऑलवेज सेव योर डेटा सेट्स। एक दफा मेरे साथ पिछले साल कौन सी 30 में ये हुआ था कि आई वाज टीचिंग अ लैब और आई वाज सेविंग माय डू फाइल एट दैट टाइम इन अ ड्रॉप बॉक्स, और मेरा एकदम से कंप्यूटर क्रैश कर गया, मेरा कंप्यूटर रीसेट हो गया ड्यूरिंग द क्लास। लकीली जो था, मैंने सारे के सारे जो फाइल्स थी, आई वाज सेविंग दैट डू फाइल एट दैट टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव लॉस्ट माय प्रोग्रेस। सो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप सबसे पहले अपने ड्रॉप बॉक्स में जाएं, अपना ड्रॉप बॉक्स में कोई भी अपना फोल्डर सेट कर लें। लेट्स से मैं अपना पॉवर्टी का फोल्डर यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, इट्स पॉवर्टी एंड इनकम। और यहाँ पर आपने अपना डू फाइल्स ट्यूटोरियल, यहाँ पे अपनी डू फाइल का नाम, आपकी डू फाइल अब सेव हो गई है, ड्रॉप बॉक्स में सेव हो गई है, और आपको किसी को मसला। अच्छा, ड्रॉप बॉक्स का एक और फायदा भी है, या वन ड्राइव का एक और फायदा भी है। आप इमेजिन करो कि आपने काम किया और आपने काम ठीक करके सेव कर दिया, आपने दोबारा अपनी डू फाइल ओपन की, तो डू फाइल ओपन करके आपको आइडिया हुआ कि यार मैंने इस काम में कोई आई नीड टू चेंज दिस थिंग, और आपका डेटा सेट्स, और आपने दोबारा डू फाइल को अपना रीसेव कर लिया, और आपको पता चला कि आपका एनालिसिस सारा का सारा खराब हो चुका होगा। अब आपके डू फाइल में तब सब चीज़ें चेंज कर चुके हुए, अब आप क्या करोगे, अब दोबारा रिवर्ट करना है आपने। तो ड्रॉप बॉक्स के अंदर या वन ड्राइव के अंदर ये ऑप्शन भी है कि आप पीछे वर्जन हिस्ट्री में चले जाओ, कि आपने इससे सेव, जो आपने पिछले दिन सेव किया था, आप दोबारा उस पर भी रिवर्ट कर सकते हो, जो कि एक आम आपकी जो आपकी सिंपल डायरेक्टरी है उसमें आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन ड्रॉप बॉक्स में आपकी वर्जन हिस्ट्रीज भी स्टोर हो रही होती है। सो दिस विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑन सम लॉन्ग प्रोजेक्ट्स। आई विल शो यू माय डू फाइल्स। एक प्रोजेक्ट मैंने डॉक्टर बर्की के साथ ही हमने पिछले साल वर्ल्ड बैंक का भी हमने किया था, उसके अंदर आई विल शो यू माय स्ट्रक्चर डू फाइल्स की मैंने कितनी डू फाइल्स मैंने उसमें भी जनरेट की थी, एंड दैट विल गिव यू सम आइडिया कि हाउ टू मेक सम डू फाइल्स। डू फाइल्स में एक और चीज, बेसिकली दीज आर द कमांड्स, लेकिन कमांड्स आर यूजलेस इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। और डू फाइल को अगर आपने दोबारा ओपन करना है, आपने कभी लेट्स से आपने डू फाइल आज ओपन की और यू ओपन इट लाइक आफ्टर अ मंथ, यू विल फॉरगेट कि व्हाई आर यू डूइंग दिस कमांड्स, आपको कमांड्स बार बार भूल जाती हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कि आपको कमांड्स याद हैं, यू नीड टू इंसर्ट कमेंट्स इनटू योर डू फाइल्स, no matter in which language you are working, whether it's Python, R, or Stata. Always make sure that you write comments. Writing a comments in your do file, it's considered a very good practice for any coder. So अगर मुझे इस फाइल को थोड़ा सा बेहतर करना है, so what I will do is, सबसे पहले आप अपना यहाँ पे अपना नाम लिख लें आप, and then you will type tutorial 1, और साथ यहाँ पे पर्पस लिख लें जी, इंट्रोडक्शन टू स्टेटा, और साथ हम यहाँ पर पर्पस के साथ हम डेट लिख लेते हैं, सो इट्स सितंबर 16। अब कमेंट्स लिखने के स्टेटा में 3 तरीके हैं। एक तरीका सिंपल ये है कि आप यहाँ पे स्टार से अपना कमेंट लिख सकते हो आप। दूसरा तरीका ये है कि आप साथ यहाँ पे 2 बैकस्लैशेस डाल के भी आगे जो लिखेंगे वो आगे कमेंट ही होगा। हाउ डू आई नो दैट इट्स अ कमेंट? कलर देखें उसका। कमेंट विल ऑलवेज बी शोन इन ग्रीन इन स्टेटा। इट इज अ प्रॉपर कोडिंग स्कीम, देयर इज अ प्रॉपर कलरिंग स्कीम इन स्टेटा। कमांड जब भी आप लिखोगे, कमांड अब जैसे मैंने कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, तो देखो कमांड में इंपोर्ट को उसने ब्लू में किया हुआ है, विच मीन्स दिस इज अ कमांड फॉर स्टेटा। आगे हम चलते हैं, एक्सेल उसकी ऑप्शन है। आगे अगर आप कभी स्ट्रिंग लिखोगे तो स्ट्रिंग हमेशा रेड में लिखा जाएगा। सो दिस इज द कोडिंग स्कीम जो आप इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, यानी आपको फॉरन देखने में मदद करती है। तो दिस इज अ वेरी गुड कलरिंग स्कीम इफ आई से के स्टेटमेंट जो फॉलो की हुई है। सो एक तरीका ये था कि आपने स्टार लिखा, एक तरीका ये है कि आपने साथ बैकस्लैशेस जो डाल दिए कमेंट्स लिखने के लिए। एंड इफ यू वांट टू हैव मल्टीपल लाइन कमेंट्स, सो व्हाट यू विल डू इज, आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे बैकस्लैश और साथ स्टार, और उसके बाद अगर आपने अपना कमेंट लिखना है तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। सो दिस इज, और मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिख, दिस इज पॉवर्टी
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ अगेन और साथ हम यहाँ पे लिख देंगे एनीथिंग, ठीक है, वेलकम। तो आपकी मल्टीपल लाइन्स भी यहाँ पे अब आ सकती हैं। अब जब आपने फाइल इंपोर्ट करना शुरू करनी है तो हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। अब जो हमने यहाँ पे मैंने एक छोटी सी आउटलाइन लिखी थी, हम उस गाइडलाइन को यहाँ पे लेके आते हैं। सो इंपोर्टिंग डेटा, और साथ हम इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं। इंडेंट से मुराद बेसिकली अब स्टेटा के अंदर इंडेंटेशन इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी एक पाइथन में थी या किसी और लैंग्वेज में होती, तो लिहाजा दिस इज ये हमारे बेनिफिट के लिए अच्छी चीज़ है, इट्स गुड फॉर अस। सो इंपोर्टिंग डेटा, अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट डेटा कर लिया, और साथ सबसे पहले मैं एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सेल फाइल एंड देन अब आपकी जो फाइल है, नाउ दिस लुक्स मच बेटर। आपने पहले 2 कमांड्स लिखी हुई थी, अभी भी 2 कमांड्स दी, वी हैवंट जी जी टैब, या आई जस्ट प्रेस टैब। तो अगर आपने यहाँ पर अगर आप हो एंड यू वांट टू, अगर आप मल्टीपल लाइन्स को तो सारी मल्टीपल इकट्ठे सब मूव करेंगे आगे, यानी कि मैं और टैप करना चाह रहा हूँ तो इकट्ठे मूव कर रहे हैं, ठीक है। Again, it's very hard sometimes to be consistent with your tabs, लेकिन if you learn how to be consistent with tabs, तो आपको काफी it can be beneficial for you, ठीक है। हमने importing data sets, we have learned how to import data sets। अच्छा, एक और एक्सेल फाइल में एक और स्पेशल केस आता है, what if our first row does not contain the variable names। Now this thing will be problematic। अगर आपकी पहली लाइन में जो है आपका वेरिएबल नेम्स एग्जिस्ट नहीं करते, then you need to specify some additional options as well, so we will see those options। हम पहले डेटा फाइल देख लेते हैं। So this is one file which is a Hairport file। By the way, these data sets are uploaded on your LMS, so if you want to practice after this class, आप इसमें practice आप कर सकते हो। So if you see कि यहाँ पे हमारे पहली रो में the variable names are not there, the variable names are in, so that our data set starts from third row, so we need to tell Stata this thing। तो इसको हम Stata में कैसे बताएंगे, हम Stata में वापस आते हैं and we will go over here and हम यहाँ पे import में again we will say Excel, और तो Excel में हम आके यहाँ पे Hairport stat result हमने यहाँ पे इसको हमने चूज कर लिया। अब अगर आप देखो तो उसने अगेन जो मर्जिंग वगैरह जो स्टेटा में वो जो एक्सेल में हुई थी, उसने सारी खुद रिमूव कर दी स्टेटा ने, मर्जिंग से स्टेटा का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन तीसरी रो से सॉरी हमारे डेटा से स्टार्ट होता है। अगर मुझे ये चीज़ को स्पेसिफाई करनी है तो आई नीड टू गो इनटू सेल रेंज। यहाँ पे सेल रेंज के साथ यहाँ पे तीन डॉट्स हैं, वी नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड वी नीड टू से अ थर्ड रो। कॉलम तो ए ही है एंड थर्ड रो, और आप थर्ड रो में आ गए, एंड जैसे आप थर्ड रो में आ गए तो मुझे फौरन तीसरी रो के साथ उसने पहले 2 रोज थे उसको स्किप कर दिया उसने प्रीव्यू में, एंड देन वी विल से इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम्स। बाय द वे ये जो फीचर है ये इसमें एड्रेस हो गया स्टेटा 16 के अंदर। जब आप सेल रेंज चेंज भी करते हो तो वो आपको प्रीव्यू चेंज नहीं करता, सो दैट वाज अ बग इन स्टेटा 16। स्टेटा 17 में ये बग एड्रेस उन्होंने कर दिया। तो हम यहाँ पे अगेन दिस विल टेल अस, और इसमें सारी ऑप्शंस जो शीट और सेल रेंज भी इसने यहाँ पे स्पेसिफाई करके उसने ठीक कर दी। नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम इस कमांड को अपने साथ फिलहाल यहाँ पे रख लेते हैं। इज दैट क्लियर कि अगर आपका डेटा सेट पहली रेंज से स्टार्ट हो तो आपका डेटा सेट स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप इसमें भी गौर करो, इससे पहले कि मैं आगे डेटा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप इसमें सारी फाइल्स को आप देखो तो डी कितना लंबा एक पाथ लिखा हुआ आ रहा है, डी एकेडमिक फॉल, और दूसरे में भी पाथ लंबे नजर आ रहे हैं। The problem with this approach is if you are making this do file and you give this file to
टू हसन, और हसन ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। वाई? बिकॉज जो पाथ आपके लैपटॉप में है वो पाथ आपके लैपटॉप में नहीं है। आपके पाथ कहीं और होंगे, स्टोर हुए होंगे, और आपका पाथ कोई और होगा। आपके डेटा सेट्स दोनों के सेम है, लेकिन यू बोथ हैव स्टोर्ड दोस डेटा सेट्स इन डिफरेंट पाथ्स। अब आपके नाम में लेट सपोज आप हो सकता है वो सी हिरा, और हिरा के बाद आगे फोल्डर हो आपका सी हसन, और हसन के जहाँ हिरा और हसन में यहीं पे तजाद आ गया, वो क्या कहता है फाइल नॉट फाउंड। सो टू एड्रेस दिस क्यूरी, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने स्टेटा में सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। वर्किंग डायरेक्टरी, to set a working directory you need to type cd. cd stands for change directory. cd stands for change directory. हमारे डेटा सेट जहाँ पे स्टोर है हमें वो वाली डायरेक्टरी सेट करनी है। So, अगर हमें वो वाली डायरेक्टरी सेट करनी है, फॉर अ टाइम बिंग मेरे सारे डेटा सेट्स एक ही मेमोरी में स्टोर थे, तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पर जाऊंगा एंड आई विल कॉपी एंड पेस्ट। नाउ दिस इज वन डायरेक्टरी। अगेन एक चीज जो मुझे विंडोज के बारे में अच्छी नहीं लगती, वो बेसिकली इसकी वो जो फाइल एड्रेसिंग है वो, यानी आप लिनक्स देख लें, मैक देख लें, तो उनमें सब में बैक स्लैश यूज होती हैं, तो लिहाजा वी विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद दैट एज वेल। अगर आप ये यूज करो तो इट्स आल्सो फाइन, लेकिन जस्ट एज अ प्रोग्रामर अगर आपने फाइल किसी और मैक में रन करनी है, सिस्टम में रन करना है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट सिस्टम। सो फॉर अ टाइम बिंग कंट्रोल H, और मैं अब मुझे अगर इसको रिप्लेस करना है, इफ आई नीड टू रिप्लेस दिस forward, if I need to replace this forward slashes, so forward with backward slashes, तो मैं क्या करूँगा, I will come over and say control H, I need to replace this with this, replace all in selection and replace all, has been replaced. Now अगर मुझे इस फाइल को अब अगेन अभी तक जितनी मैंने सारी फाइल्स इंपोर्ट की है, मैंने सारी को मैंने वहाँ इंपोर्ट जाके मैंने की है। Now what if I want to execute a command from a do file? If I want to execute a command from do file, that's what we need to learn now. So if you want to execute one line, अगर आपने सिर्फ एक लाइन आपने execute करनी है, तो आप यहाँ पर आओ और आप यहाँ पे आके control L, आपकी एक लाइन पूरी select हो जाएगी, and then you type control D. आप देखो तो पीछे अभी कमांड अब चल गई है आपकी, इट हैज शोन यू कि जी CDD एकेडमिक वर्क में सारा काम जो है हमने स्टोर किया हुआ। सो अगर आपने कमांड अपने डू फाइल से चलानी है, तो अगर आपने एक एक कमांड चलानी है तो आप कंट्रोल L और कंट्रोल D, अगर आपने पूरी डू फाइल चलानी है तो कंट्रोल A सबको सिलेक्ट करो और कंट्रोल D कर दो, तो आपकी डू फाइल सारी की सारी एक ही वन गो में चल जाएगी। अब since I have specified my directory over here, मैंने अपनी डायरेक्टरी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है, I do not need to write this whole command again and again, मुझे दोबारा यहाँ पे इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं दोबारा ये सारी डायरेक्टरी पूरी लिख रहा हूँ, then what's the benefit of adding a working directory over here? So what I will do is I will just copy this thing, और अगेन अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एक जगह जाके रिमूव करूँगा। Will that be efficient? What I can do instead, मुझे 3 जगह से रिमूव करना है। What I can do instead, कंट्रोल H, यस, आप पहले इन सब जगह को सिलेक्ट कर लो जहां जहां आपने इसको रिमूव करना है, कंट्रोल H, और हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे आके इसको सिंपल रिप्लेस। अब देखो मैंने सिर्फ हाईलाइट किसको किया, मैंने सिर्फ हाईलाइट इन तीनों को किया हुआ है, बिकॉज मैं वर्किंग डायरेक्टरी नहीं चाहता कि मुझे वो रिप्लेस हो जाए। आई जस्ट वांट कि जो मेरी सिलेक्शन में जो चीजें आ रही हैं वो बस रिप्लेस हो जाए। सो आई विल से रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल, सो आपकी सारी की सारी वो जो इतनी लंबी आपका पाथ लिखा हुआ आ रहा था, दैट हैज बीन रिमूव्ड, दैट हैज बीन रिमूव्ड। So now this looks much more cleaner. अब अगर आपने किसी अब आप में से आपने अपनी किसी colleague की do file अगर आपने रन करनी है, so you just have to change this working directory, और हम यहाँ पे साथ लिख भी देते हैं, change this working directory before running this script file.
नाउ अब अगर डू फाइल आप किसी और को भी देते हो तो अगर वो कमेंट्स पहले पढ़ेगा तो कमेंट्स पढ़ के उसको पहले आइडिया हो जाएगा कि उसको यहाँ पहले चेंज करना है, जस्ट टू रीरन दिस डू फाइल। जी अगर हमने ऊपर जाना, फॉर एग्जांपल अभी हमारा लास्ट और डेटा सेट, तो इससे ऊपर जाना उसका तरीका होता है cd डॉट डॉट। तो इफ यू टाइप cd डॉट डॉट तो वो आपको एक ऊपर वेक्टर डायरेक्टरी में ले जाएगा। सो ये डॉस की तरह ही चलता है बेसिकली। आपने अगर ऊपर जाना है तो आप यू जस्ट नीड टू टाइप cd डॉट डॉट, अब वो आपको एक पाथ ऊपर ले जाएगा। आपको करंट डायरेक्टरी अगर आपने इंपोर्ट करते हुए कोई तरीका नहीं कि उस ऊपर वाले फोल्डर से उठाओ। हाँ, अगर आप इंपोर्ट, अगर आप सिंपल वैसे, सॉरी आपका क्वेश्चन रिपीट करो आप दोबारा एक बार। मतलब जैसे हम लेट्स से जो हमारा इंपोर्ट मैक्सवेल फाइल का है जी, वो डेटा सेट्स में नहीं, उससे ऊपर वाले फोल्डर में। नहीं वो डेटा सेट्स में ही है। फॉर एग्जांपल हाँ हाँ हाँ, वो ऊपर वाले फोल्डर, कैन वी तो गेट दैट विदाउट चेंजिंग? हाँ, फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे आके डॉट डॉट लिख दोगे। So basically there is one video, it was एक Con 532 की एक वीडियो थी, उसमें वर्किंग डायरेक्टरी वीडियो थी। I'll share the link with you। उसमें वर्किंग डायरेक्टरी में उसमें ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि डॉट डॉट सब ऊपर कैसे आप जा सकते हो। तो इट विल, अगर डेटा अगर ऊपर है तो आप डॉट डॉट करके ऊपर जा सकते हो। That's one way। And these things are consistent across all languages, so it's not for Stata only, ये किसी भी लैंग्वेज में आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। वर्किंग डायरेक्टरी भी हमने यहाँ पे हमने देख ली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर डेटा सेट। नाउ लेट्स सी, बिफोर वी स्टार्ट हम एक सिंपल डेटा सेट को हमने यूज करते हैं। नाउ बेसिक डेटा एक्सप्लोरेशन। For the time being, let's just import again this file, the student intro file, because it's relatively easier to explain. So जब भी आपने डेटा सेट अपने इंपोर्ट करने हैं आपने या लोड करने हैं आपने, the first task is to look at your data set। just type browse यहाँ पे लिख दो। अगेन ये browse edit की कमांड को डू फाइल में नहीं लिखना, because it's very messy। या आपने डू फाइल रन कर रहे हो, किसी की विंडोज अलग अलग खुली जा रही हैं, so browse edit हमेशा कमांड विंडो के अंदर, never in डू फाइल। so browse लिखने के br लिख दो, ब्राउज करो। अब when you start doing analysis in your data sets, आप सबसे पहले चीज देखोगे, you need to see what the first one in data set is telling you about। In other words, you need to find a unique variable, unique identifiers। You need to find that variable or set of variables that distinguishes one row from the other। That should be your first task। So if you look at this data set, what can you infer about it? What is this data set telling you about? Grades about what? Of each student। So what can we infer about this? Is it a school level data set or student level data set? What can we say? Student level data set। By level I mean what each row is telling me about। It is telling me about each student। This thing comes in very handy when you are trying to merge different data sets। And spoiler alert, पॉवर्टी में आपको जब आप बार यूज करेंगे अपना PSLM, तो उसमें आपको बहुत दफा मर्जिंग करनी पड़ेगी। I will show you merging in a while, लेकिन merging is very necessary। So for merging you need to identify unique variables। So unique variables के लिए अब आपको क्या करना है? Again एक तरीका तो ये है कि आप पहले में ट्यूशन से जाओ। You need to see intuition first कि आपको intuition आपको क्या कहती है। Intuition तो decide हो गया, then you need to see whether your intuition is correct or wrong। So by looking at our data set, we think that it's a student level data set, that it's a student। Okay, अगर student level data set है, so tell me one thing, आप अगर स्टूडेंट लेवल डेटा सेट मेरे सामने, तो आप और आप दोनों में कैसे फर्क हो? लम्स कैसे आपको फर्क कर रहा है आपको पसंद से? स्कूल आईडी, रोल नंबर,
So basically it's a campus ID. The campus, so in LUMS or in anywhere, if it's a student level data set, there's some ID which is differentiating you from each other. So in this case, हम यहाँ पे देखें, there's one variable which is called ID. There's one variable which is called ID. So we need to look at this variable. So ID में जाते हैं. So if we need to check if a variable is unique identifier or not, there's a command which is called ISID. ISID means is ID. In other words, you are asking Stata if this is a unique ID. So if I type is ID और साथ आगे मैं variable का नाम लिख दूँ, Control L, Control D. So as you can see, Stata is not giving me an error. If Stata gives me an error over here, what do you mean by error? मैं कहता हूँ यार ISID जो है student नहीं है. ISID is it's school. मैं school को unique ID बनाना चाह रहा हूँ. I feel like school is a unique ID in this case. तो यहाँ पे क्या होगा, ISID और school को अगर मैं click करूँगा, and if I और अगर मैं दोबारा में पीछे बैक विंडो पे देखूंगा तो what I will see is a variable school does not uniquely identify the observations. That's what I mean by error. जब भी आपके this is the first error that we have made. अभी हमारे जब जितनी हमारी क्लास स्टार्ट हुई उसमें सबसे पहला एरर ये आया. इस एरर में आपकी जो वेरिएबल आपकी जो वो रेड होगी. सो रेड का मतलब बेसिकली स्टेटा के अंदर ये है, यहाँ पर अगर यहाँ पे आपका रेड आ रहा है, यहाँ पर रेड आ रहा है, आपके आउटपुट विंडो में if you see some output in red, it means Stata is giving you an error. You need to do something about it. So ISID किया हमने और ISID स्कूल किया तो स्कूल में से एरर दे दिया हमने. लेकिन अगर मैं ISID ID कर रहा था मैं, तो it was correct. ठीक है. एक और सवाल मेरा आप लोगों से है, व्हाट इफ आई टाइप ISID और स्कूल, क्या ये भी क्या इस पे स्टेटा मुझे एरर देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा मुझे? अगर आप अपने यूनिक वेरिएबल के साथ किसी और भी वेरिएबल जो डुप्लीकेट हुए जा रहे हैं, अगर आप उसको उसके साथ रखोगे तो स्टेटा की नज़र में वो ठीक है. स्टेटा की नज़र में देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट. लेकिन जैसे आप उस यूनिक वेरिएबल को डाल के उस डुप्लीकेट वेरिएबल को छोड़ दोगे, तो any combination of a unique variable with any variable that is repetitive values, it will be a unique. We will need to find a minimum set of variables. In this case तो हमारा एक ही था, लेकिन जब PSLM में जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे दो वेरिएबल्स हमारे बन रहे हैं. It's not one, it's two. It's actually two variables. So in this case, it's only ID. So always make sure to run this command. जी. Repeat नहीं होगा. उस वेरिएबल की कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो, उस वेरिएबल की या उन सेट ऑफ वेरिएबल्स की. हो सकता है एक वेरिएबल की वैसे वैल्यू रिपीट हुई, जैसे आपका कैंपस आईडी में 2021 है, अब 2021 बार बार रिपीट हो रहा है, वो आप पूरे बैच के लिए होगा. लेकिन आपके जो आगे बाद में जो आगे कोर्स आपको असाइन हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका वो कैंपस आईडी यूनिक हो गया. ठीक है. ओके जी, हमने लेवल डिफाइन कर लिया, हमने यूनिक वेरिएबल्स देख लिए. नाउ लेट्स ट्राई टू सी के डेटा सेट डिफाइन कैसे होते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू सी द वेरिएबल नेम्स. अच्छा जी, नाउ looking at the variable. So we need to type DESC. DESC stands for it's short for describe. अगर आप पूरा भी लिखना तो आप पूरा लिख दो, describe लिख दो आप पूरा. I like to type DESC, it saves time. ठीक है. So DESC लिखा हमने और DESC करने के बाद a table is printed. Now let's see this table. So अगर हम इस टेबल में हम देखें, so there are some variables. So there are 8 variables and there are 13 observations in this data set. और साथ उसमें हर वेरिएबल की टाइप भी साथ दी हुई है. So ID की टाइप है, एक स्टूडेंट की टाइप है और साथ नेम की एक टाइप है. So broadly speaking, आप जब भी डेटा सेट से आप डील करोगे, you will always see two types of data set. Either it will be a string or either it will be a numeric. और उसके बाद उसमें भी क्लासिफिकेशन शुरू होती है, लेकिन ब्रॉडली आपको ये टाइप आपको नजर आएगी. स्टेटा के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग को, अभी मैंने जैसे बोला था, स्ट्रिंग रेड में स्टोर होता है. स्ट्रिंग अगर आप अपने डू फाइल में लिखो तो वो रेड में शो करेगा वो. और अगर मैं यहाँ पे इस डेटा से ब्राउज भी करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे नोट करोगे कि आपका जो नेम है, द नेम वेरिएबल, it's shown in red, which means it's a string variable.
It is a string variable. अच्छा, let me type sysuse auto. मैं दोबारा डेटा सेट वापस अभी आऊंगा मैं दोबारा क्लियर। अगर मैं इस ऑटोमोबाइल डेटा को देखूं, इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले अगर आप नोट करो तो यहाँ पे मेक यहाँ पे ऑप्शन है। मेक से मुराद बेसिकली यहाँ पे आपका गाड़ी का मैन्युफैक्चरर कौन था या गाड़ी कौन सी है, इट्स इन रेड। फिर आप न्यूमेरिक कलर न्यूमेरिक जो वेरिएबल्स को देखो ब्लैक में, इट्स इन ब्लैक। लेकिन आप यहाँ पे इस वेरिएबल फॉरेन को देखो, ये फॉरेन के साथ क्या हो रहा है? What's being done with foreign? Is it a string variable? Yeah, it's being coded. So it's a numeric variable, लेकिन it has been labeled. उसको लेबल किया हुआ है इन्होंने। हम भी लेबल करना सीखेंगे। लेबल is a very good exercise. Why do we need to make a label out of a categorical variable? Because we may have to use it with some in a regression or some analysis. String variables के साथ we cannot do anything about those variables. So लिहाजा we need to so ये अगर आप numeric variables को कोड कर लोगे तो it will be easier for you to use those variables in your regressions or in some other analysis. ठीक है। So आपका जो numeric यानी दूसरे लफ्जों में आपका जो numeric data set है, it will always be present in two forms, in two colors. Either it is in black or it is in blue. If it's in a blue, it means there is some label assigned to it, and if it's in a black, it means it's a normal numeric data variable. जी आपने डिस्क्राइब किया उसमें फॉर्मेट्स जी उसमें जो जी होता है वो क्या होता है? कुछ आई थिंक एफटी होता है जी। क्या होता है? So basically अगर आप अपने यहाँ पे सॉरी मैं लेट मी ओपन दोबारा जस्ट लोड ओपन कर and let me type the ESC again. So basically जो आपकी G और F है basically इसका मुझे आई एम नॉट दैट क्लियर अबाउट दिस थिंग, लेकिन दैट्स हाउ द डेटा सेट्स द वेरिएबल्स आर बीइंग फॉर्मेटेड। फॉर इंस्टेंस अगर आप फ्लोट पे आप अपना वेरिएबल आप रखते हो तो न्यूमेरिक डेटा सेट के अंदर भी अगर आपने f रखा हुआ है 10.0 f लेट्स सपोज आपने रखा हुआ है तो 10.0 f में क्या होगा बेसिकली देयर विल बी सम कॉलम, देयर विल बी सम कॉमास एज वेल। फॉर एग्जांपल इट्स अ 1 मिलियन वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू को 1 मिलियन है तो 1 मिलियन में देयर आर 6 जीरोस। अगर मैं इसको 10.0 जी में रखूंगा जो कि यहाँ पे जी में रखा हुआ है तो जी में वो सिंपल वो इसी तरह शो करेगा जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसको f में कर दूंगा, इफ आई डू दैट थिंग इन f, तो f में क्या करेगा वो उसको फॉर्मेट भी कर देगा। So that's how the data set, so basically this is a formatting design. This is a formatting design of a variable. That's what it is. अच्छा, अब हमने string variables भी देख ली, हमने numeric variables भी देख ली. Now it's time for us to extract some statistics. आप अपने प्रोजेक्ट में जब अपनी कोई भी अपना प्रोजेक्ट अब शुरू करते हैं या हम कोई भी डेटा सेट ऑब्टेन करते हैं, सबसे पहले हमारा काम बेसिकली होता है कि वी नीड टू सी द सब्जेक्ट सेट्स, नॉट फॉर प्रिलिमिनरी एनालिसिस, बल्कि जब आप अपनी रिपोर्ट भी लिख रहे होते हो तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट सेट से आप रिपोर्ट करते हो अपने डेटा सेट्स के अंदर, अपने डेटा सेट्स के बारे में। इट कैन गिव रीडर सम आइडिया कि आपके डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। सो अगर आपने इस डेटा में सब्जेक्ट सेट्स निकालने हैं, सो लेट्स summary statistics. So, आप यहाँ पे आए और आप यहाँ पे समराइज लिख दें। मैं इसको सम लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि वो सम डेटा को समझ आ जाती है। सम कंट्रोल L कंट्रोल D। So you will see there are variables। उसमें आपने जितने भी आपके डेटा सेट में वेरिएबल्स थे उसने आपको सबका सम स्टेट्स निकाल के उसने आपको दे दी। उसमें आईडी है, उसमें स्टूडेंट है, उसमें स्कूल है, फीमेल, मैथ्स, रीडिंग, अटेंडेंस। अब द प्रॉब्लम इज कि इसने आपको सारे वेरिएबल्स का रिजल्ट निकाल के दे दिए। हम जानते हैं कि नेम डिस्क्रिप्शन से इट वाज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। इफ इट वाज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, सो स्ट्रिंग वेरिएबल को तो उसका सम सेट्स बनता ही नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर इट कि हम उसका स्ट्रिंग वेरिएबल को हम सम सेट्स के टेबल में हम डालें भी। सो
what we can do instead is हम यहाँ पर आके हम sum and if we say कि we want the summary stats for only our test यानी math reading और attendance का, तो हम यहाँ पे math reading और attendance हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल डी को दोबारा में चलाएंगे। सो अब आपके पास सिम उनका समरी स्टेट रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, अब ये इस डेटा सेट के अंदर अगर आप नोट करें तो इसमें एक वेरिएबल है फीमेल का 1 0। what does it mean if the female variable is 1? That's what it is a female. It's a dummy variable. It's a dummy variable. It's 1 mean that it's a female and 0 mean it's a male. अब let's say I want to compare these results. अब मैं basically चाहता ये हूँ कि मेरे पास मेल का अलग एवरेज स्कोर है और फीमेल का अलग एवरेज स्कोर है, just to see कि who has scored better in all those results. So what I get, मैं क्या कर सकता हूँ जी? जी सबसे पहले we need to see कि आपके जो वेरिएबल हैं they are same number of हमारे यहाँ पे इस केस में दो वेरिएबल हैं 39 ऑब्जर्वेशन है, एक ही 36 है। So you always need to be very careful in selecting your data. आपका जो वर्किंग फाइल है वो कितनी है? अगर तो लेट्स से 36 किसी वजह से there are 3 observations which are missing, तो या तो आप चेक करो कि कोई एरर है जिस वजह से वो मिसिंग है, तो फर्स्ट मेक श्योर कि all your observations should be like have the same observation only 39 होनी चाहिए सबकी। If for some reason you notice कि 39 observation नहीं हो सकती, actually ये 36 ही है, तो फिर आपको उस टाइम पे ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि you will drop 3 observations so that आपका जो वर्किंग सैंपल है वो 36 के हो। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, जो आप रिग्रेशन रन करेंगे, तो जो सबसे कम ऑब्जर्वेशन वाला वेरिएबल है वो उतने ऑब्जर्वेशन वो रख लेगा, बाकी सारे ड्रॉप कर। तो ये अक्सर होता है, आपके इतने बड़े बड़े ब्लंडर स्टूडेंट इस तरह के करके लाते हैं कि 2 दिन लगे रहे, उसके बाद करके सारी रिग्रेशन करके पता क्या चला कि सैंपल तो 50,000 का था, रिग्रेशन रन हो रही सिर्फ 3,000 की, बाकी किधर गए? उसमें से कुछ वेरिएबल ऐसे थे जिनकी ऑब्जर्वेशन मिसिंग थी एंड वी डिड नॉट केयर अबाउट इट। तो ये इवन मैंने मास्टर थीसिस डिफेंस के टाइम पे मैंने ये इस तरह की एरर पाई। ये मुझे याद है 2 साल पहले जो हमारी डिफेंस का स्टूडेंट वो शुरू में गई है, वो जनाब हमारी जो 1.5 लाख ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने जब रिग्रेशन किया तुम्हारी तो 1500 के ऊपर सारी रिग्रेशन रन हो रही, बाकी किधर है 1 लाख ऑब्जर्वेशन। तो ये एक बड़ा कॉमन है, आई थिंक ये जब भी मैं कभी भी आ रहे मेरे द फर्स्ट थिंग दैट आई चेक, और आपको रिपोर्ट भी करनी है, वो है कि आपकी सभी स्टैट्स। आई वुड लुक एट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका मीन क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम है। ये 5 चीजें हैं जो कि हमेशा आप रिपोर्ट भी करते हो, और आई थिंक इसी से आपकी डेटा की जो कि सही क्लीन हुआ है या नहीं वो भी वहीं से हम देखते हैं। एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स दैट यू चेक, सही वेरिएबल बना है या नहीं बना। आई कैन जस्ट लुक एट योर सर्विस स्टैट्स एंड टेल कि आपके लेट्स से 50 वेरिएबल है, इनमें से मैं बता सकता हूँ कि 12 वेरिएबल आपके सही नहीं बने। कैसे पता चले? कभी वेरिएबल बनाए नहीं, ऐड अप नहीं हो रहा, 1 नहीं हो रहा, फॉर्म पता चल जाता है ना, वेरिएबल आप कहेंगे कि ये स्कूलिंग है, आप कहें मैंने 5 कैटेगरी बना दी, एक इलिटरेट है, एक प्राइमरी है, एक मिडिल है, एक मैट्रिक है, एक इंटरमीडिएट, एक बोर्ड है, कैटेगरी बना ली। जब आप इसकी समरी स्टैट रिपोर्ट करें तो अगर वो डमी है तो नेचुरली दे शुड ऐड अप टू 1। अगर वो 1 नहीं हुए तो वहां फॉर्म पकड़ जाओगे आप। और ये अक्सर बड़ी जितने लेवल पे आप देखें, कई लेवल पे आपको इस तरह की एरर, इफ यू डोंट केयर अबाउट, तो डेटा को क्लीन करना, आई थिंक दैट्स वन क्रिटिकल थिंग।
ये भी कई चीजें आगे आएंगे, अभी तो ये बात अभी शुरू कर रहा है। और इसमें अभी ये आई थिंक 2 महीने पहले है वो वर्किंग ऑन ये जो आपका मिक्स का रेट, अब मिक्स में there are 39,000 ऑब्जर्वेशन है इसका डेटा, आपका स्टैंडिंग का डेटा, ये बेसिकली आपकी 5 ईयर 60 महीने तक का उसका डेटा है। अब आपके डिप्रेशन में यू हैव लेट्स से 2 डजन अदर वेरिएबल्स ऑन द राइट हैंड साइड। डिपेंडेंट वेरिएबल 39,000 के करीब है। अब राइट हैंड साइड पे कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 4,000 ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसे हैं जिनकी 18,000 ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसे हैं जिनकी मेबी 30,000 ऑब्जर्वेशन। तो उसकी रीजन है लॉजिकल रीजन कि व्हाई दे हैव फ्यूअर ऑब्जर्वेशन। यानी बाकी के अंदर भी अब पता चला कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये तो सिर्फ पूछी 6 महीने के बच्चे से, बाकियों से तो इंफॉर्मेशन नहीं पूछी। ये आपने इम्यूनाइजेशन आपने की है नहीं, ये इम्यूनाइजेशन तो होती है सेहत के ऊपर है, ये बच्चा तो उससे छोटा है। एक अगर 2 साल का बच्चा है उसके ऊपर 2 साल बाद वाली इम्यूनाइजेशन वो तो रेलेवेंट नहीं, तो वहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं होगी। I think there are a number of such things when you look at the data, especially आपके जो right hand side variable होते हैं, तो डमी वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो डमी होते हैं। आपकी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? 2 चीजें मैं देखता हूँ, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या, उधर वहां से पता चलता है ये तो रेंज ही गलत है। आपकी एज ग्रुप है, से आपकी एज जो है वो कितनी होगी, वहां पे किसी की 400 एज आई हुई हो किसी भी बंदे की, तो क्या पता चलेगा? आप सिंपल मिनिमम मैक्सिमम देख लें। आप कह रहे हैं बच्चा मैं 5 महीने तक 5 साल तक का बच्चा देखता हूँ, उसमें अगर कोई 10 साल का बच्चा आ गया तो हाउ टू चेक, वो आपकी एज से वहां पता चलेगा। तो आई थिंक यू क्लोजली लुक एट द मीन वैल्यू, the number of observations, standard deviation, standard deviation is also very relevant. Minimum value, maximum value, these are critical. In हर empirical paper में ये आपको हमेशा रिपोर्ट करनी है, इसलिए रिपोर्ट करनी पड़ती है कि कोई भी उसको पढ़े तो you should have confidence on your data. तो I think ये this is important कि आपकी number of observations and they should always you should decide कि आपने कितनी ऑब्जर्वेशन को रखना है, अगर कोई इरेलेवेंट है उनको ड्रॉप करना है। These are your judgments that you normally make when you are doing some empirical. मेरा सवाल है कि isn't this an issue with data only giving missing values and data missing values maybe regression and other software even and मिसिंग वैल्यू एक और इशू है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी चीज के लिए, वो मिसिंग हो। आई थिंक वो फिर आपको एज ए रिसर्चर यू हैव टू केयरफुली लुक एट द डेटा एंड डिसाइड कि जो मिसिंग वैल्यू को आप जीरो नहीं कर सकते। मिसिंग वैल्यू एक मिसिंग वैल्यू होती है, वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ चीजें हैं जिनको जीरो लॉजिकली आप कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर। तो आई थिंक ये आपको हर केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू। जब भी आप डेटा क्लीनिंग करोगे, ये मैं आपको जो होमवर्क भी देने जा रहा हूँ, उसमें यू विल नोटिस के इस तरह के बेशुमार इशू है, और ये जब होमवर्क कराएगा तो उसमें भी फिर लुक एट द डेटा वो भी आपको बताएगा, क्योंकि ही हैंडल्स डेटा क्लीनिंग एक्सरसाइज। जब भी डेटा हमारे पास आता है सबसे पहले डेटा क्लीनिंग की जाती है, देयर आर सम क्लीनिंग प्रोटोकॉल, और वो प्रोटोकॉल आपको एज ए रिसर्चर हमेशा फॉलो। समटाइम्स डेटा इज ऑलरेडी क्लीन। लेट्स से मैंने कभी पिछले साल सर्वे किया डेयरी सेक्टर का, तो मेरे पास कोई 600 फार्मर का डेटा। अब नेचुरली जब आप इस तरह का डेटा आता है वो क्लीन तो नहीं होता, देयर लॉट्स ऑफ इश्यूज, कोई रिपोर्टिंग एरर है,
कोई नेचुरल लॉजिकल एरर है, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर आप आंखें बंद करके उससे कहें लो जी आते ही हम रिग्रेशन शुरू कर दें पहले से, तो वो दैट्स नॉट ऑन। So I think this is very important. You spend a lot of time on cleaning. Make sure that your data is clean. और उसके cleaning protocol अपनी जगह पे. There are lots of cleaning protocol. आपके अक्सर ये जो बड़े data sets हैं, labor force survey, PSR हैं, इनमें कुछ चीजें जो missing होती हैं, उसके आगे वो 99 लिखते हैं। मतलब आपकी age missing है, उसने 99 लिखी। आप समझोगे ये वाकई बंदा 99 ईयर का, हालांकि वो 99 कोड है। इस तरह there are several other codes which are used in large data set. वो अगर उन चीजों का आपको पता है कि handle the cleaning process, तो इस तरह there are lots of I think such variables that you have to carefully look and decide इसका हमने करना है। तो ये चीजें I think gradually we will build up जाके। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा हिरा के सवाल का जवाब देता हूँ। हिरा, जो आप कह रही थी कि मिसिंग वैल्यूज का स्टेटा में वो रिग्रेशन चल जाता है, तो बेसिकली स्टेटा के अंदर बाय डिफॉल्ट जो डिजाइन हुआ है वो ये है कि वो खुद ही मिसिंग वैल्यूज को एड्रेस करके बैलेंस डेटा सेट बना लेते हैं, जो स्टेटा करता है, जो डॉक्टर बर्की ने बताया। जो दूसरी लैंग्वेज है पाइथन में, जैसे आप लोगों ने काम किया था, उसमें नहीं चला था वो, क्योंकि पाइथन एक एडिशनल चाहिए करता है। लेकिन अगेन दोनों का अगर आप बैलेंस करके आप चलाओ आप पाइथन के अंदर और स्टेटा के अंदर रिजल्ट्स, यू इवेंचुअली गेट द सेम रिजल्ट्स। सो उसमें ये चीज़ एक थी वो वाली। और दूसरी जो डॉक्टर बर्की डेटा क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर का हमने प्रोजेक्ट पिछले साल हमने किया था डॉक्टर बर्की के साथ, उसमें भी यही हुआ था कि इससे पहले कि हम रिग्रेशन या कोई भी हम चीज़ रन करें, हमने डेटा क्लीनिंग पे हमने कोई अच्छा सा टाइम लगाया था। कभी कोई वेरिएबल खराब आ गया, कभी कोई वैल्यू खराब आ गई, एंड वी नीड टू लुक इट, वी हैव टू बी वेरी थॉरो बिफोर वी। जी Basically वो district level data था जो हमने compile खुद किया। We used multiple sources और we wanted to calculate total factor productivity. उसके लिए naturally there are some input variables, कुछ output variables. Output कितनी है? Roughly about 40 to 50 outputs हैं एक district में मुख्तलिफ crops. कि कहीं पे 15 output हैं, कहीं 40 हैं, कहीं 50 हैं, कहीं किसी और है। इस तरह there are dozens of inputs. आपकी fertilizer कई तरह की हैं, pesticide कई तरह की हैं, seeds हैं, you have labor की कई तरह की forms हैं. So you also have capital, आपकी tractor हैं, आपके thresher हैं, there are other equipment. ये सारी चीजें जब आप separately इसको जब आप देख रहे हो, तो उसमें इस तरह के तो issues तो खत्म ही नहीं होते। आप रात को ख्वाब में भी नजर आता हो यार ये भी गलत हो गया, और मैंने वो रात गलती कर ली। ये डेली बेसिस पे आपको जब रॉ डेटा खुद बना रहे हो तो यू हैव टू हैंडल ऑल दीज। आप हैंडल नहीं करोगे कोई पॉइंट आउट कर देगा, देन यू विल बी मैड। हम वो शेयर कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक टीम, उन्होंने अपने ये आपने क्या किया, ये इस रेंज में हो नहीं सकता। तो ये डेटा बनाना दैट वन एक्सरसाइज। जब आप डेटा कभी खुद बनाओगे तो आपको नोटिस करोगे कि ये खुद कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। बना बनाया डेटा, ये आपको बना बनाया डेटा आपको दिखा रहा है यहाँ से, इसमें कोई ऐसी सरप्राइजेस मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रही। मगर जो डेटा हम आपको देंगे फिर आपको सरप्राइजेस आना शुरू, फिर समझ आएगा कि क्या क्या गलतियां होती हैं। एंड दैट्स हाउ यू लर्न एंड यू केयरफुली रिव्यू डेटा। और ये जो नंबर गलत आते हैं, खासतौर पे पॉवर्टी के नंबर, पाकिस्तान में हिस्टोरिकली आप देख लें 1980 से ऑनवर्ड कई लोगों ने पॉवर्टी कैलकुलेट, सेम डेटा है, हर एक के नंबर फर्क। जब मुझे ये इस काम में मैं नहीं पढ़ा था तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कैसे हो सकता है कि यू आर यूजिंग सेम डेटा, सेम मेथडोलॉजी, एक ही पॉवर्टी निकल रही है 30%, दूसरे की निकल रही है 24%, तीसरे की निकल रही है 33%। यार इतनी बड़ी तो कोई चेंज नहीं आ रही। देन फर्दर जो उनका भी ये डिपेंड करता है आपने डेटा कैसे क्लीन किया। कि आपका लेट से 18,000 का सैंपल था तो आपने डेटा क्लीनिंग करके कहीं ऐसा तो नहीं किया 16,000 बाकी रह गए,
बाकी 2000 किधर गए? किसी ने 2000 डिलीट किए हुए हैं, किसी ने 800 डिलीट किए हुए हैं, किसी ने कितने डिलीट किए, किस बेसिस पे किए हुए हैं, साथ लिखा ही कुछ नहीं है, नो डिटेल। इस वजह से एवरी पेपर हैड डिफरेंट पॉवर्टी। अब हम ये जो बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने 2016 में पॉवर्टी कैलकुलेट की, उन्होंने कहा जी 29.4 या 5%। हमने डेटा चेकआउट करके सारा कुछ किया तो we found out कि exactly हमारी भी उसी पॉवर्टी, उसी डेटा के साथ, same methodology, सब कुछ। If somebody else replicates with the same methodology, they should also get exactly the same number. अब अगर वो नंबर आपके नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आपने कहीं ब्लंडर कर दिए डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। तो डेटा क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रेजुअली आप चलेंगे तो हम आपको और अच्छा रजा, आप पी लिस्ट करा रहे हैं? पी लिस्ट अभी नहीं, इसमें नहीं है, इसमें पी लिस्ट नहीं है। पी लिस्ट है बेसिकली आप टेबल की कमांड यूज करके you will be constructing a weight हमने जो यूज करते हैं, क्योंकि weight is very important labor force survey in household survey, क्योंकि weight यूज ना करके और weight यूज करके तो आप उनकी हाउसहोल्ड के बेस पे नंबर्स निकालोगे तो you will notice that there is a huge difference। एक सैंपल एवरेज है और एक पॉपुलेशन वेट के साथ है। तो पॉपुलेशन वेट है वो पूरी लेट्स से 22 करोड़ लोग हैं या कितने हाउसहोल्ड बनते हैं, तो इट एक्चुअली गिव्स यू a representative number for the entire population। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि हर कि जो डेटा कलेक्ट होता है वो मौजा लेवल पे होता है, मौजा या प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट होता है। प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट को वो एक वेट असाइन करते हैं, बिकॉज एक प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट रिप्रेजेंट्स सर्टेन अदर प्राइमरी सैम्पलिंग। जब आप कोई सैंपल ड्रॉ करते हैं, जब आप एक क्लस्टर सैंपल करते हैं तो आप नेचुरली सारी पॉपुलेशन तो नहीं लेते, आपके लेट से 22 करोड़ पॉपुलेशन है तो यू ड्रॉ ए सर्टेन सैंपल। इसका मतलब है कि जो सैंपल आप ड्रॉ किया है इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्टेन अदर हाउसहोल्ड इन द सेम एरिया, और वो कितने हाउसहोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मुताबिक उन्होंने उसका वेट बनाया। तो ये वेट्स वगैरह मेरा ख्याल है फिर ये रिमूव कराएगा तो आपसे शेयर करेगा डेटा दिखा के कि ये उसके वेट्स हैं, ये हर एक का वेट ज़्यादा है, और वेट ना यूज करो या करो तो क्या होता है। ये आई थिंक ये पी लिस्ट और टेबल की कमांड 3-वे टेबल ये सारी जब हम बनाते हैं तो ये जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसको वो काफ़ी कंडेंस करके आपको बड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन को शेयर जो वेट असाइन होंगे ये साइज ऑफ पॉपुलेशन मौजा रिप्रेजेंटिंग इसकी बेस पे। देखिए आपकी जो सिंपल सैंपल आप मतलब आप जब ड्रॉ करते हो वो तो एक सैंपल एवरेज बनती है। अगर आप कहो कि 18,000 का हाउसहोल्ड है तो 18,000 हाउसहोल्ड को बगैर वेट किए हुए जब आप उनकी इनकम निकालोगे, हाउसहोल्ड की इनकम निकालोगे, वो एक नंबर तो दे देगा आपको, मगर अब उसमें कहीं पे उन्होंने ओवर सैंपल किया हुआ है, कहीं पे अंडर सैंपल किया हुआ है, तो वो आपको तो नहीं पता कि किसको उन्होंने किस लेट से इनकम ग्रुप को उन्होंने ओवर सैंपल किया हुआ है, किसको अंडर सैंपल किया। वो जब आप वेट लगाते हैं तो वो फिर ट्रू रिप्रेजेंटेशन उसकी आती है। लेट से गरीब अगर 40% लोग हैं तो आपने लेट से वहाँ पे जो सैंपल ड्रॉ किया हुआ है उसमें कुछ एरियाज में आपने ओवर सैंपल किया होता है, कहीं पे कुछ लोगों को अंडर सैंपल किया होता है, उसके लिए फिर वेट्स जो है वो यूज करते हैं, तो फिर वो एक्चुअल ट्रू रिप्रेजेंटेशन उसकी तरफ। तो जब आप वेट यूज करके उसका मीन निकालेंगे किसी भी वेरिएबल का, था वो एजुकेशन है लोगों की या उनकी इनकम है या उनकी एज है या कोई भी और वेरिएबल है, दे विल ऑल चेंज जब आप उसके वेट्स के साथ बढ़ता है। हम बाय द वे सर वो वेट्स का हम अभी जब विजुअलाइजेशन अभी हम डेटा विजुअलाइज करेंगे एलएफएस के ऊपर, तो मैंने उसमें एफ8 लगाने हैं मैंने उसके ऊपर,
क्योंकि वेट्स भी ये आई थिंक ये 3 तरह के वेट्स जी। आते हैं, एक पी वेट है, डब्ल्यू वेट एक पी वेट है, फिट है, हे वाइट्स। AW वेट्स है। ये आई थिंक ये बड़ा टेक्निकल चीजें हैं कि कहीं पे पी वेट लगता है, कहीं पे ये ए वेट लगता है, तो ये वेट ही आपको समझ नहीं आता कि कौन सा वेट का। तो ये चीजें ऐसा ऐसा शेयर में दी कि किस चीज में कहीं पे हम आप मीन ले रहे होते हैं वहां पे और वेट लगता है, कहीं पे आप मीन नहीं ले रहे वहां पे बी वेट लगता है। ये मुख्तलिफ वेट्स हैं जो मुख्तलिफ टाइम पे हम use करते हैं। ये कहाँ से निकाल रहे हो ये तो ये सही है, command में से- स्टेटा की है, Data की- स्टेटा कमांड है। सो गाइस, स्टेटा के अंदर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इसकी हेल्प डॉक्यूमेंटेशन है। आपको कभी भी किसी भी कमांड को समझना हो, लेट्स सपोज जैसे डॉक्टर ब्रेकी ने भी वेट्स की बात की थी, अब अगर मुझे वेट को देखना हो स्टेटा के अंदर, तो आप सिंपल यू नीड टू टाइप हेल्प और आगे हेल्प के बाद अपनी कमांड आपने लिखनी है। लेट्स सपोज आई नीड टू सी हाउ टू मेक अ ग्राफ, सो आई जस्ट टाइप हेल्प ग्राफ। जो कमांड है ग्राफ की, तो आपको वो सारी की सारी वो हेल्प आपको दे देगा। स्टेटा की हेल्प बहुत अच्छी हेल्प लिखी गई है। मैंने पाइथन की भी हेल्प डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ी हुई हैं, आर की पढ़ी हुई हैं, लेकिन स्टेटा ने जिस तरह से अपनी हेल्प को डॉक्यूमेंट किया हुआ है कोई से करीब नहीं आ सकता। तो ज़्यादा अगर आप स्टेटा की हेल्प को जाकर अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से अपनी मसले को समझ के आप उसको अच्छे से रेप्लिकेट कर सकते हो। सो डू ट्राई टू सी द स्टेटा हेल्प, यू जस्ट नीड टू टाइप हेल्प और आगे कमांड का नेम। तो अगर कमांड नहीं इसको मिलेगी तो देन इट विल शो यू सम अदर रिसोर्सेज, लेकिन अगर कमांड इसमें एग्जिस्ट करती है तो यू कैन अप्लाई इट वेरी इजीली। सो हमने मैथ रीडिंग अटेंडेंस का स्कोर देख लिया आफ्टर मिसिंग वैल्यूज। अगेन समराइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर ब्रेकी बताएगा आपको सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज को आपने चेक करना है, बिकॉज इट विल टेल यू कि आपके वेरिएबल में कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है आपके डेटा सेट्स के अंदर। वंस इट्स बीइंग फिगर्ड आउट, देयर आर सम अदर एडिशनल समरी स्टैटिस्टिक्स जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप कंडीशनल समरी स्टैट्स देखना चाहते हो कि जेंडर वाइज आपके रिजल्ट्स कैसे आपके चेंज हो रहे हैं, तो यू कैन डू दैट बाय यूजिंग बाय सॉर्ट। बाय सॉर्ट में आप सबसे पहले अपना वेरिएबल नेम लिखोगे। आप वेरिएबल नेम लेट्स सपोज आप बताए फीमेल है, इट्स फीमेल, और फीमेल के बाद विल टाइप कॉलन कॉलन एंड देन विल टाइप अगेन द सेम कमांड, और इस कमांड को हम कंट्रोल वी यहाँ पे लिख देंगे। नाउ इफ वी रन दिस थिंग, तो अब क्या होगा, बेसिकली ये कमांड 2 दफा रन होगी, जितनी बल्कि 2 दफा इसलिए होंगी क्योंकि यहाँ पे फीमेल की 2 कैटेगरीज हैं, लेकिन जितनी कैटेगरीज बनती हैं उतनी दफा ये कमांड रन होगी। तो बाय सॉर्ट फीमेल सम मैथ रीडिंग अटेंडेंस, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे फीमेल 0 और फीमेल 1। यहाँ पे फीमेल 0 मीन इट्स अ मेल एंड फीमेल 1 इट्स अ फीमेल। तो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वो वैल्यू बनना शुरू हो जाएगा। नाउ व्हाट इफ अगर आप इसमें और भी लेयर्स ऐड करना चाहते हो, लेट्स से यू वांट टू से कि अच्छा फीमेल तो ये है, लेकिन फीमेल का स्कूल वाइज एवरेज क्या आ रही है। लेट्स सपोज जैसे हमारे डेटा सेट्स के अंदर हम डेटा सेट में देखें तो हमारे स्कूल की वेरिएबल्स की कोई टाइप्स हैं 3, 4, 1, 2। सो अगर मुझे वो भी सारे टाइप्स देखने हो तो मैं वो भी इस बाय सॉर्ट में ऐड कर सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सॉर्ट फीमेल और साथ स्कूल और साथ फिर आगे सम मैथ रीडिंग अटेंडेंस। सो अब जितने भी कॉम्बिनेशन फीमेल स्कूल के बनते हैं, आपको उसके साथ आपको अपना पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो ये अब आपको इसने और एप्लीकेशन करके आपको दे दी है। तो मैं यहाँ तो पहले बता रहा कि जी मेल स्कूल 1 में उनके क्या रिजल्ट से आ रहे हैं, मेल स्कूल 2 में इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, मेल स्कूल 3 में इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, मेल स्कूल 4 में रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। पहले उसने ये 4 कैटेगरीज दी, उसने रिजल्ट दिया, और फिर उसने आपको आगे सारे रिजल्ट्स आपको देना शुरू कर दिए। तो दिस इज वन वे टू जनरेट समरी स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने समरी स्टैट्स के हम सिर्फ आउटपुट बना रहे हैं, हम इनके वेरिएबल्स भी बाद में जनरेट कर सकते हैं। आई विल कम टू दैट इन जस्ट अ मोमेंट। सो आपके समरी स्टैट्स आप इस तरह से आप जनरेट कर सकते हो। एक और चीज भी है कि लेट्स सपोज आप सिर्फ फीमेल्स की आप चाहते थे कि फीमेल का स्कोर क्या है, यू डू नॉट वांट कि आपका पूरा हर कैटेगरी का है। अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी का देखना चाहते हो स्कोर, तो आप इस कमांड पे वापस आ जाएं, सम मैथ रीडिंग अटेंडेंस, और आपसे देखना चाहते हो फीमेल का स्कोर क्या था ओवरऑल। तो इफ फीमेल डबल इक्वल टू 0,
सो स्टेटा के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर देयर आर सम रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं जनाब आपके? अगेन आई विल टाइप ओवर हियर लाइक दिस, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इनको बाद में खुद भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपने कंडीशनल सब्जेक्ट्स निकालने हो या कंडीशनल आपने कोई रिग्रेशंस करनी हो, तो हमेशा यू विल यूज द इफ कमांड, इफ कमांड। और इफ कमांड के बाद आगे एक्सप्रेशन आएगा, दैट विल बी अ टेस्ट एक्सप्रेशन, जो कि जिसके मुताबिक स्टेटा पहले डेटा सेट को सबसेट करेगा, फिर समरी सेट्स निकालेगा। सो इन दिस केस पहले कमांड नहीं चलेगी, पहले स्टेटा की कंपाइलर में पहले फीमेल इक्वल टू डबल इक्वल टू 0 जाएगा, फीमेल डबल इक्वल टू 0। सो इसमें क्या होगा, आपका डेटा सेट पहले जितने भी वो ऑब्जर्वेशन जिसमें आपकी फीमेल्स की वैल्यू 0 है, इन अदर वर्ड्स द मेल, पहले वो उनको सबसेट कर लेगा, फिर उस पर ही समरी सेट्स रन होगी। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल से मुराद बेसिकली कि आपकी जो यहाँ वाली वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड वैल्यू। दूसरा है आपका ग्रेटर देन, तीसरा है आपका लेस देन, चौथा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, पांचवा आपका लेस देन इक्वल टू, और आखिरी आपका है नॉट इक्वल टू। ये आपके 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि आप यूज करोगे। और इसके साथ एक रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लेट्स से आप चाहते हो कि आपको फीमेल का स्कोर मिले, सॉरी मेल्स का स्कोर मिले स्कूल 1 में, यू वांट द मेल स्कोर फॉर स्कूल 1। सो आप उसमें क्या करोगे, उसमें यू हैव टू अप्लाई सम लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। एंड में क्या होगा कि एंड में द बोथ कंडीशंस हैव टू बी ट्रू टू बी इवैल्यूएटेड। और में एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ठीक है, और नॉट में यू जस्ट रिवर्सेस द कंडीशन, जो कि यहाँ सिंपल आप नॉट इक्वल टू वाला साइन डाल दोगे। सो एंड के लिए यू विल जस्ट टाइप दिस, और के लिए दिस विल योर पाइप ऑपरेटर, दिस इज एन एंड, दिस इज और साथ तीसरा जो है वो है नॉट। दीज आर 3 ऑपरेटर्स। सो अगर मुझे इन सबको यूज करना है इकट्ठा, यानी रिलेशन लॉजिकल, तो मैं इस तरह से यूज करूंगा। अगेन आई नीड टू डिफाइन माई क्यूरी फर्स्ट। टू रन दीज कमांड्स आई नीड टू डिफाइन माई क्यूरी। आपको क्यूरी पता होगी तो आप अप्लाई इन गेट्स को अप्लाई कर सकते हो। सो इन दिस केस आई वांट मेल स्कोर फॉर स्कूल 1। सो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा इफ फीमेल डबल इक्वल टू 0 एंड स्कूल डबल इक्वल टू 1। या लेट सपोज एक और क्यूरी आ जाती है कि जी मुझे मेल का स्कोर चाहिए लेकिन स्कूल 1 के लिए नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट द मेल स्कोर फॉर स्कूल 1 फॉर रेस्ट ऑफ द स्कूल्स। तो मैं इस क्यूरी को यहाँ पैसे भी रिवाइज करता हूँ, लेस देन सॉरी नॉट इक्वल टू 1 कर दूँ, या मैं इसको ऐसे भी करता हूँ कि ग्रेटर देन 1 कर दूँ। सो इट डिफाइन, एक ही क्यूरी को आंसर करने देयर आर मल्टीपल वेज, इट्स नॉट लाइक आपका एक ही तरीका ही है, देयर आर मल्टीपल वेज टू इट। सो एंड में क्या होगा कि जहां फीमेल 0 और जहां पे स्कूल 1 इक्वल टू 1 नहीं है, वो दोनों ट्रू होंगी तो डेटा सेट वो वाला सबसेट होगा। अगर आप और कर दोगे तो फिर सारी बात है, फिर उसमें फीमेल वाला भी हो सकता है या फिर दूसरा भी हो सकता है। ओनली वन कंडीशन नीड्स टू बी ट्रू। सो ये आपका एंड और ऑपरेटर की चीज आ गई। सो बेसिकली दिस इज वन वे टू रन योर एनालिसिस, sorry, to get some statistics. And one more thing, please keep saving your do file. Okay. लास्ट इस चीज पे हम अभी हम यानी इस सेक्शन के लास्ट चीज पे आ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखती हूँ, इफ वी वांट टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन के व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एक कंटीन्यूअस होगा और दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। सो स्कूल को अगर हम देखें तो स्कूल इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, फीमेल इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। सो डिस्ट्रीब्यूशन की से मुराद मेरी बेसिकली है कि हाउ मेनी वैल्यूज योर वेरिएबल इज टेकिंग। सो इफ इट्स अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, so there's one command which is called a tab command. Okay, see the distribution of categorical variables. यहाँ पर है और टैब के आगे अपना जो भी आप आगे वेरिएबल लिखना चाहते हो, टैब स्कूल, कंट्रोल एल कंट्रोल डी. So this is giving you the distribution of observations across schools. Okay, there are 9 students. Again, अब यहाँ पे 9 students मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने ये डिफाइन कर ली है
It's a student level data set. अगर ये household level data set हो तो मैं कहता there are 9 households. Again, so student level, there are 9 students who belong to school 1, and there are बाकी school में there are 10 students. So आपको जब आपने level define कर लिया ना, तो आपके लिए tabulation करना, इनको interpret करना बड़ा आसान है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक observation क्या, what does it mean to have one observation. तो टैब स्कूल किया, अगेन इसमें आप क्रॉस टेबुलेशंस भी कर सकते हो. इफ यू वांट टू सी कि अच्छा स्कूल वाइज जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप वो भी कर सकते हो. टैब स्कूल और साथ जेंडर. तो अगेन मैं साथ यहाँ पे लिख दूं स्कूल एंड जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन एज यू कैन सी कि दिस विल बी इजियर जब हम दोबारा अपने डू फाइल को देखेंगे, जो दोबारा में इसको पढ़ना होगा. सॉरी, जेंडर्स में नहीं है, इसमें फीमेल है. तो अब ये आपको फीमेल की और स्कूल की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, यानी बता ये रहा है कि स्कूल 1 में देयर आर 4 मेल्स एंड 5 फीमेल्स. स्कूल 4 के अंदर देयर आर 4 मेल्स एंड 6 फीमेल्स. तो ये आपको इसमें आपको स्कूल और जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देना शुरू कर दी. नाउ व्हाट इफ यू वांट परसेंटेज, आप परसेंटेज चाहते हो, यू वांट टू सी द स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ना. अगर आपने स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है तो आप यहाँ पर आओ. इफ यू वांट टू सी the school wise distribution. So school distribution देखने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे टैब स्कूल और फीमेल और साथ यहाँ पे रो लिख दो. तो रो क्या करेगा, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी तो शो करे, वो आपको रो वाइज परसेंटेज देना शुरू कर देगा. सो रो एंड टाइप दिस. अब वो आपको ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 4, 5 और साथ नीचे उनकी परसेंटेज भी दे रहे हैं. अगर हमें कॉलम की देखना है, कॉलम के लिए मैं क्या करूँगा, इफ आई वांट टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कॉलम, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या ऑप्शन यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ, कॉलम कॉल. ठीक है. सो अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है जेंडर वाइज, फॉर जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा टैब स्कूल फीमेल. उसने आपको कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देना शुरू कर देंगे. एक आखिरी चीज इसमें बेसिकली जो है वो ये कि लेट्स सपोज आपसे परसेंटेज जी, अगर हम पिछले वाले कमांड में फीमेल और स्कूल को चेंज कर देंगे तो फिर हाँ ये फिर यही वाली चीज बन जाती है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. इट डिपेंड्स कि हमारा कौन सा रो और कॉलम कौन सा वैल्यू बन रहा है. लेट्स सपोज आप फ्रीक्वेंसी नहीं देखना चाहते, यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दोज परसेंटेजेस. अगर आप परसेंटेज देखना चाहते हो, so in that case you just need to type one more, you need to specify one more option, that is no frequency, NOFREQ, no frequency. So अगर मैं इसको टाइप करूंगा तो ये मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे देगा इसके केस में. ठीक है. सो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने का तरीका है फॉर योर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. अगर आपने कंटिन्यूस वेरिएबल्स की कैटेगराइजेशन देखनी है, इफ यू वांट टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन of continuous variables, उस केस में क्या होगा, आपके पास दो तरीके हैं. एक तो आपकी सम कमांड है, आप सम कमांड करके सम, अब जैसे मैथ वाज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, उसमें स्कोर्स आ रहे थे, साथ यहाँ पे लिख दो कॉमा डी. डी स्टैंड्स फॉर डिटेल. एक तो वो आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, और अगर आपने उसको विजुअल में देखना है, तो द कमांड फॉर इट इज हिस्टोग्राम. प्रोग्राम है. इसके सारे ऑप्शंस वगैरह में अभी जो है वो आप इसकी हेल्प में भी देख सकते हो, और अगर टाइम बचा तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा. तो हिस्टोग्राम मैथ भी आपको उसमें से बेसिकली से बिन सेट किया है, स्टार्ट सेट किया है, विद सेट किया है, और वो आपको एक हिस्टोग्राम खुद बना के आपको इस तरह से देगा. तो दिस कैन हेल्प यू सी व्हाट्स द डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट नॉर्मल, उसकी किस तरह से फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो आप वो भी इस तरह से आप चेक कर सकते हो. तो these are few ways to start exploring a data set. Once it's being done, अगला जो काम बेसिकली अब आता है वो आता है डेटा मैनिपुलेशन. तो डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है. आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ मशीन लर्निंग का कोर्स भी लिया था, आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि डेटा को सेट करना एक काम होता है. इट एक्चुअली टुक अस लाइक 3 to 4 days, यानी हमें पूरा हफ्ता लग गया था जस्ट टू गेट वन रिग्रेशन रनिंग. सो डेटा क्लीनिंग करते हुए it requires patience, and it requires a lot of effort on your end, and you need to see whether those variables are making sense to you or not.
So data manipulation के लिए सबसे पहले हम we will see how to generate variables. So let's copy this thing. So now let's start with data manipulation. डेटा मैनिपुलेशन हम शुरू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला जो काम है वो है जनरेटिंग वेरिएबल्स. हमने वेरिएबल्स जनरेट करना सीखना है. सो टू जनरेट वेरिएबल्स करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स होती हैं. एक gen कमांड है एंड द अदर कमांड इज दegen कमांड. ये दो कमांड्स आपको these two commands will be used to generate any variables. सबसे पहले gen पे आ जाते हैं. अब यहाँ पर आते हैं और अपना ब्राउज करते हैं डेटा सेट. लेट्स से आप एक वेरिएबल जनरेट करना चाह रहे हो और उस वेरिएबल के जनरेशन, अब जैसे फीमेल है, फीमेल में 0 0, फीमेल बेसिकली क्या वेरिएबल है, फीमेल जो है उसमें 0 स्टैंड्स फॉर मेल एंड 1 स्टैंड्स फॉर फीमेल. नाउ व्हाट इफ यू वांट टू क्रिएट इनवर्स ऑफ दिस वेरिएबल. आप चाहते हो कि 1 तब हो जब मेल हो और 0 तब हो जब फीमेल हो. दैट्स व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन एट दिस टाइम. सो ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं. नाउ जनरेटिंग मेल डब्ल्यू. जेन कमांड हमेशा यूज होगी रिप्लेस के साथ. हमेशा जेन कमांड का मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद रिप्लेस. आई विल कम टू इट इन अ मोमेंट कि हम क्यों उसको करेंगे. तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जनरेट मेल डब्ल्यू करते हैं. सो जेन मेल इज इक्वल टू 1. अब जो मैंने आपको वो रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको समझाए थे और लॉजिकल ऑपरेटर समझाए थे, दोज विल कम इन हैंडी ओवर हियर. आपकी रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हाथ बहुत पक्का होना चाहिए टू जनरेट ऑल दोस वेरिएबल्स. अगर आपको वहाँ पर आपको मसला आ रहा है तो आपको वेरिएबल्स बनाते हुए काफ़ी मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है. सो जेन मेल इज इक्वल टू 1. अब जेन मेल 1 कब होगा, जब फीमेल वुड बी 0. When female would be 0, then it will be 1. So if female double equal to 0. Now जब ये evaluation, अब हम साथ डेटा सेट को साथ देख रहे हैं. Now we are looking at this data set और साथ हम क्या करते हैं, बजाय इसके हम पूरा डेटा सेट खोलें, BR female. मैंने डेटा सेट में सिर्फ फीमेल्स का ये डेटा सेट ओपन कर लिया. अब मैं इसको साथ रन करता हूँ और आप साथ देखना होता क्या क्या. जेन फीमेल और जेन मेल इज इक्वल टू 1, फीमेल इक्वल टू 0. अब उसने एक वेरिएबल बना दिया मेल, जिसमें जहां भी 0 0 था फीमेल वेरिएबल में, उसने उसको उसके साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में उसने 1 उसे असाइन कर दिया. नाउ इफ आई लुक ओवर हियर, अब यहाँ पे लेकिन ये 1 के साथ क्या हो रहा है, 1 को वो क्यों मिसिंग कह रहा है, व्हाई इट्स शोइंग, उसने 1 के लिए मिसिंग क्यों कहा है उसने मुझे. मैंने स्पेसिफाई नहीं किया उसको कि अच्छा अगर 0 आए तो फिर अगर फीमेल 1 आता तो आपने क्या करना उसके ऊपर. ठीक है. सो आई विल गो बैक ओवर हियर एंड से रिप्लेस मेल इज इक्वल टू 0 इफ फीमेल डबल इक्वल टू 1. नाउ वो वेरिएबल का बिल्कुल हमने इनवर्स हमने जनरेट कर लिया. अगेन देयर आर 100 अदर वेज. आप ये भी कर सकते थे कि आप 1 - 0 कर देते, सॉरी 1 - फीमेल कर देते. तो जहां मेल फीमेल की वैल्यू 1 होती वहां वो 0 हो जाता. तो 100 अदर वेज. लेट्स से दिस इज वन वे. ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया दिस इज मोर कॉमन वे, लेकिन अदर वेज आर आल्सो एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स एज आर दीस. इसमें एक और भी चीज है. आमतौर पे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है उनमें 1 2 या 1 2 3 या 1 2 3 4 इस तरह के कोड होते हैं जो आपके आउटसोर्स सर्वे वहाँ पे 0 1 नहीं मिलेगा. वहाँ पे 1 2 होगा. एक को 1 कहेगा, दूसरे को 2 कहेगा. अगर एक से ज्यादा कैटेगरी है दो से 1 2 3 4 या इससे भी ज्यादा है तो you also have to rename them. रीनेम करके आपको फिर अपने मुताबिक उनको कन्वर्ट करना पड़ता है. ये अभी बेसिक कमांड्स हैं जो रजा अभी आपको बता रहा है. नेक्स्ट वीक हम अब ये मैं बल्कि रजा से कहूँगा कि ये चीजें एक डेटा लेके इनको आप एक छोटा सा वो एक प्रैक्टिस होमवर्क दो
इसके जो तुम करवा रहे हो ये डेटा ले लें, इस पे ये ऑपरेशन का, बिल्कुल, ताकि ये हैंड ऑन। जी जी, फिर हम ये करेंगे कि एक हम लेबर को अपना आउटसोर्स सर्वे लेके PSLF 1819 उसके बेस पे हम आपको फिर कई और चीजें कमांड बताएंगे। फिर उसके बेस पे आई विल आल्सो गिव यू अनदर प्रैक्टिस होमवर्क, तो सिर्फ जो आपके PSLM डेटा के ऊपर वो आपको एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड में आप किस तरह के इश्यूज आपके बड़ा डेटा हो उसको कैसे करना है। We'll also talk about merging of data, खासतौर पे जो बड़ा डेटा उसमें कई फोल्डर होते हैं, तो फोल्डर को कैसे आप मर्ज करते हैं, ये चीजें फिर बाद में आएंगी। ये अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप बेसिक इंट्रोडक्टरी जिन लोगों को नहीं है चीजें आपकी, वो इस पे जरा थोड़ा सा और अपनी क्लैरिटी लें, थोड़ा सा इस पे काम करें। जब आप ये कर लेंगे तो फिर हम अगले स्टेप करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है बेसिकली इसमें एक और ये जैन कमांड थी। जैन कमांड बहुत जैन इज अ वेरी जेनेरिक कमांड, क्योंकि इसमें इट्स हाईली कस्टमाइजेबल। सो ये कस्टमाइज्ड कमांड है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने कोई चीज, if you want to get somebody statistic stored in some variable, let's say you want to store the mean of अगर आपने मीन स्टोर करना है अपने मैथ स्कोर का बाय जेंडर, तो हम वो कैसे करें? जैसे हम ऊपर हम देख के अभी हम आए थे कि हमने मैथ स्कोर हमने फीमेल वाइज हमने निकाला, तो हम वो कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो फॉर दैट पर्पस ईजेन कम्स टू अवर एड। ईजेन में क्या होता है? ईजेन और ईजेन में हम आते हैं और ईजेन में हम लिखेंगे आगे कोई भी वेरिएबल का नाम, यू नीड टू टाइप द वेरिएबल नेम फर्स्ट। वी विल से एवरेज मैथ जेंडर। अब एवरेज जब हमने एवरेज मैथ जेंडर हमने कर दिया, ये दिस इज द वेरिएबल नेम, आपको कुछ भी आप दे सकते हो। हम यहाँ पे आए, हम इसे और हम हेल्प ईजेन जाके देखते हैं। ईजेन में हम क्या करेंगे? हम सो देयर आर वेरिएबल्स, द वेरिएबल नेम एंड देयर इज अ फंक्शन। मैं एक फंक्शन लिखना होगा। अब फंक्शन कौन कौन से? एनी काउंट है, एनी मैच है, एनी वैल्यू है। यू आर फ्री टू एक्सप्लोर ऑल दीज फंक्शंस ऑन योर ओन। फॉर अ टाइम बीइंग मैं यहाँ से मीन लेना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू टेक द मीन ऑफ वन वेरिएबल। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे आके ईजेन मीन में आके मैं आगे वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। आई वांट टू गेट द स्कोर फ्रॉम मैथ। अब ये तो मुझे दे देगा एवरेज मैथ स्कोर। अगर मुझे जेंडर वाइज चाहिए तो जेंडर वाइज कैसे होगा? अब नए स्टेटा में, स्टेटा 16 और स्टेटा 17 के अंदर, स्टेटा 16 के अंदर भी देयर इज एन ऑप्शन फॉर बाय। पहले बाय सॉर्ट करना पड़ता था, अब बाय सॉर्ट भी उन्होंने उसको इजी कर दिया बाय। अब बाय में आके यू नीड टू टाइप द वेरिएबल नेम्स। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट दिस डेटा, इफ आई वांट टू गेट द सम स्टैट्स बाय जेंडर, तो आई विल जस्ट टाइप द फीमेल, a variable name female, in this case female or male. So अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो Control L Control D। So एवरेज मैच जेंडर, अब आप वेरिएबल को जाके चेक करते हैं तो इसने आपको मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए इसने अलग अलग आपको स्कोर दे दिए। देखो जहाँ पे मेल का स्कोर अलग है और जैसे ही फीमेल आई है तो डेटा वेरिएबल का जो स्कोर था वो चेंज हो गया। तो एवरेज आपको समरी स्टैटिस्टिक्स आपको इजीली आपके जो ईजेन से आपके ये काम आपको इजी हो सकता है। ईजेन का फायदा आपको आगे बहुत अभी आपको यूज होगा, स्पेशली जब आपने हाउस होल्ड साइज कंप्यूट करने होंगे। हाउस होल्ड साइजेस के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इट विल कम इन वेरी हैंडी। और अगर आपने हाउस होल्ड साइज निकालना है, एवरेज हाउस होल्ड साइज निकालने हैं फ्रॉम PSLM, तो उसमें आपको ईजेन आपकी बहुत मदद करेगा। आफ्टर दिस लेट्स सी द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के अंदर अभी आपने लेबल लगा हुआ देखा था, आपने लेबल देखा था कि वो फॉरेन लगा हुआ था, फॉरेन। सो बेसिकली फॉरेन में डोमेस्टिक और फॉरेन का लगा हुआ था, उसका लेबल लगा हुआ था। वी विल लर्न हाउ टू असाइन दोस लेबल्स। फॉर एग्जांपल ये फीमेल को अगर हम ओपन करें तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू, अगेन इफ वी लुक एट, अगर हम देखें समझ आ रही है हमें, लेकिन एट फर्स्ट क्लास इट विल बी डिफिकल्ट कि यार 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है। So what we can do instead is we can assign labels. We can assign labels. How can we assign labels? Just by writing over here, and that is assigning labels. Okay, ji, assigning labels. So label assign करने के लिए there are two steps. One step is to define it first. Define करना है हमें पहले, define first and then assign it. These are the two steps जो हमें इसको में देखने होंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम यहाँ पे आते हैं लेबल डिफाइन। लेबल डिफाइन करने के बाद
अब नाउ वी नीड टू कॉल इट समथिंग, लेट्स से हम इसको कह देते हैं जेंडर, लेबल डिफाइन जेंडर। अब यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि जी 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है। दिस इज वेयर वी टेल स्टेटा 1 मीन इट्स फीमेल एंड 0 मीन इट्स मेल। और साथ कॉमा डाल के हमने रिप्लेस लास्ट में लिखना। ऑलवेज मेक श्योर टू राइट रिप्लेस, बिकॉज एक दफा अगर आपकी मेमोरी में डिफाइन हुआ आप दोबारा चलाओगे तो स्टेटा आपको एरर दे सकता है। तो लिहाजा रिप्लेस क्या करेगा, उसको हमेशा ओवरराइट कर दिया करेगा। ये आपका पहला स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। कंट्रोल एल कंट्रोल डी। अभी अगर आप नोट करो तो पीछे कुछ भी नहीं हुआ, फीमेल पे भी कुछ भी लेबल नहीं लगा। नाउ वी नीड टू असाइन इट लेबल वैल्यू। लेबल वैल्यू के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा किस वेरिएबल को मुझे ये असाइन करना है। मुझे लेबल वैल्यू आई नीड टू फर्स्ट टाइप द वेरिएबल नेम कि जी मुझे फीमेल पे एक लेबल असाइन करना है। अब स्टेटा का अगला सवाल है कौन सा लेबल असाइन करना है, दैट इज जेंडर। अब जैसे मैंने इस कमांड को रन किया उसने फॉरन 1010 पे उसने लेबल असाइन कर दिया। नाउ हैविंग अ लेबल इंप्रूव्स रीडेबिलिटी ऑफ द डेटा, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग डेटा बेटर। आपको आराम से डेटा रीडेबल आपके लिए हो जाता है। अभी मैं बाय द एंड ऑफ दिस क्लास मैं आपको PSLM दिखाऊंगा और LFS दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि दोनों डेटा सेट्स में फर्क कितना है। दे बोथ आर वेरी डिफरेंट इन नेचर। one is labeled, it's very easy for us to read, and the other data set is not readable at all. We need to make it readable for us, जो कि अबूबकर साहब ने वो किया भी हुआ है, उसको सारा का सारा उसको लेबल किया हुआ है, and this makes my job easier. So आपकी लेबलिंग आपकी इस तरह से हमने असाइन कर ली हमने। नाउ ये आपके लेबल ऐसे होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको लेबल पसंद नहीं आया तो आप लेबल ड्रॉप कर सकते हो, लेबल ड्रॉप और आगे उसका नाम लिख के आप ड्रॉप करोगे तो ये लेबल ड्रॉप हो जाएगा। एंड यू वांट टू रीडिफाइन इट और आप रीडिफाइन कर सकते हो, लेकिन आई वोंट बी डूइंग इट ओवर हियर। मैं यहाँ पे कमांड में से लिख रहा हूँ लेकिन कमेंट में लिख रहा हूँ ताकि ये दोबारा ड्रॉप ना हो। लेकिन अगर आप दोबारा इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके ऊपर तो यू कैन डू इट इन योर फ्री टाइम। सबसे मुश्किल काम जो होता है ना डेटा एक एनालिस्ट का, डेटा साइंटिस्ट का, वो काम होता है आपका स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ खेलना। स्ट्रिंग वेरिएबल्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्लीन। आई रिमेंबर वंस देयर वाज वन इंटरव्यू, मैं मास्टर से फारिग हुआ था एंड आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू टू इन आइडियाज एंड दे वर आस्किंग मी कि आपकी वीकनेस क्या है, एंड आई वाज वेरी नाइव एट दैट टाइम। सो आई टोल्ड देम कि मेरे स्ट्रिंग वेरिएबल्स की ना डेटा क्लीनिंग थोड़ी सी वीक है, and that was their final call कि इसको नहीं रखना हमने। So string variable जो है ना, you need to be very sure कि string variable को हमें ठीक कैसे करना है। Now I will show you a data set which was not in a very clean format और हम उसको देखेंगे कि उसमें मसले क्या क्या आ रहे हैं। So string data set को हम यहाँ पे आते हैं और हम string data set, so time to play with some string variables. So इसके लिए हम एक दोबारा एक पुराने डेटा सेट पे जाते हैं जो हमने खैरपुर का हमने रखा था और इसको जाके हम इंपोर्ट करते हैं। So इसका हमने इंपोर्ट, so it is being imported, yeah, it's being imported. अब ये आपका डेटा सेट है, ठीक है। अगेन वो सारे स्टेप्स याद रखना कि पहले आप डेटा सेट डिफाइन करो किस लेवल पर है जस्ट, लेकिन अगेन वी नो कि हमने उसको सब डिफाइन कर लिया तो वी वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल अगेन। सो यहाँ पे तलुका को अगर हम देखें, तलुका में यहाँ पे अगेन कुछ अजीब से क्वेश्चन मार्क्स आए हुए हैं और आगे अगर हम जाते हैं तो टोटल लैंग्वेज बेसिकली इट्स अ मार्क्स और मार्क्स में अजीब से साइन आए हुए हैं। एंड we actually gave this data set to some candidates in OP Dr. Berkey, और हमने ना OP में ना कुछ कैंडिडेट्स को ये रिजल्ट्स हमने डेटा दिया and we asked them to give us the average statistics। और एक बच्चे का मुझे वहाँ पे ईमेल आया हमें and he told us कि आपने डेटा सेट मुझे ठीक नहीं दिया, मुझे डेटा सेट ठीक भेजे ताकि मैं आपको समरी सेट भेज सकूँ। and we were like we are not hiring you। so this is where your job comes in। You need to identify कि इसको कैसे clean कैसे करना है। I will show you some tricks and these are very basic tricks
आप कभी एडवांस अब जाओगे, कभी अगर आपने स्ट्रिंग डेटा क्लीनिंग करनी हो तो देयर इज वन लैंग्वेज, इज अ होल लैंग्वेज विच इज कॉल्ड रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस जिसे कहते हैं इसको। रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम इनको क्लीन करना हम शुरू करते हैं। सो डेटा, अब हम डेटा को देखना शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस डेटा सेट, और हम यहाँ पे आगे लिखते हैं टैब तलुका। अब अगर तलुका में आप देखें तो देयर इज फैज़गंज से पहले क्वेश्चन मार्क्स आए हुए हैं, गंबद में क्वेश्चन मार्क्स आपके लगे हुए हैं, खैरपुर मिर्स में लगे हुए हैं, हर जगह आपके क्वेश्चन मार्क्स आपको मिल रहे हैं, और देयर इज एडिशनल स्पेस टू इट एज वेल। अगर उसमें एडिशनल स्पेस आपकी एग्जिस्ट करती है, सो एक कमांड आप लोगों ने लास्ट में इंस्टॉल करनी है। देयर इज वन कमांड दैट यू नीड टू इंस्टॉल, एंड दैट कमांड इज कॉल्ड SSC install chartlist। ये मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना इसको। अब चार्टलिस्ट में अगर मैं आता हूँ तो चार्टलिस्ट क्या करेगा, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना उन सारे कैरेक्टर्स को मुझे दिखाएगा। लेट्स सपोज जैसे मैंने टोटल लैंग देखा था अभी, अब टोटल लैंग बेसिकली इट्स टोटल लैंग में बेसिकली क्या हो रहा है, टोटल लैंग में यहाँ पे ये एस्टेरिस्क डल रहे हैं, कहीं पे कहीं अजीब अजीब कुछ मार्क्स लगे हुए हैं। आई नीड टू नो ऑल दी स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर मैं टैब करूंगा इसे तो टैब इज नॉट गोइंग टू वेरी हेल्पफुल। लेट्स शो द सम टैब टोटल लैंग। अगर मैं इसको कहूंगा इट्स नॉट टेलिंग मी एनीथिंग, उसने मुझे सारी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है कि अच्छा 8 में ये है, 7 में ये है, लेकिन वो मुझे समराइज वर्जन नहीं दे रहा कि मुझे क्या क्या रिमूव क्या करना है। आई नीड टू नो दिस थिंग। तो लिहाजा चार्टलिस्ट टू द रेस्क्यू। चार्टलिस्ट टोटल लैंग, अगर अब इसको मैं क्लिक करूंगा और चलाऊंगा तो ये मुझे एक लिस्ट दे देगा। अब इस लिस्ट में मुझे आइडिया हो गया कि मुझे रिमूव क्या करना है। आई नीड टू रिमूव दिस जो है हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, आई नीड टू रिमूव दिस क्वेश्चन मार्क, और इससे वो सारी चीजें और मेरा नंबर क्लीन हो जाएगा। दिस इज अ वेरी शॉर्टकट वे कि हमें पता चल गया कि हमारे नंबर्स में हमें क्या रिमूव करने की जरूरत है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिमूविंग दीज वेरिएबल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट रिमूविंग दीज कैरेक्टर्स। सो हम रिमूव कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है डेटा क्लीनिंग करते हुए। सो फर्स्ट टास्क is to remove the leading and trailing spaces। so replace करें, replace में आए आप टोटल लैंग में, और टोटल लैंग पे यहाँ पे आप इसको लिखें, और साथ सबसे पहले ट्रिम और आई ट्रिम इन दोनों को इकट्ठा लिखें नेस्टेड फॉर्म में, और साथ यहाँ पे लिखें टोटल लैंग। इससे क्या होगा, क्योंकि स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेस इज नॉट पार्ट ऑफ योर नंबर। सो रिप्लेस टोटल लैंग, और आप इसको रिप्लेस करके यहाँ पे, अभी अगेन इसमें 0 चेंजेस बोले, स्पेसेस नहीं थी, लेकिन दिस इज ऑलवेज अ गुड चेक कि पहले आप स्पेसेस को रिमूव कर लो। नाउ व्हेन इट्स बीइंग डन, नाउ we will remove the special characters। we will remove the special characters को रिमूव करने का वक्त आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे रिप्लेस टोटल लैंग is equal to sub instr which is sub in string। ब्लू कर दिया, समझो कि ये फंक्शन है कोई। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल नेम बताना है वेरिएबल नेम। अब मुझे बताना है कैरेक्टर मैंने कौन सा रिमूव करना है। एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पर, आई नीड टू टेल दिस थिंग कि यार एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसको रिप्लेस किससे करना है? उसको रिप्लेस करना है किसी चीज से भी नहीं, वहां पे खत्म कर देना है, रिमूव कर देना है इसे। इसके बाद आगे आते हैं। अब रिमूव, इसके बाद एक अगला ऑप्शन होगा कहाँ रिमूव करना है। सो वी विल से डॉट। बाय डॉट मीन कहीं भी अगर वो एग्जिस्ट करता है, चाहे वो शुरू में है, चाहे वो मिडल में है, चाहे वो एंड में है, उसको रिमूव कर दो। सो हम रिप्लेस टोटल लैंग इज इक्वल टू दिस व्यवहार करते हैं। सो वी विल सी देयर आर 22,000 ऑब्जर्वेशंस आर बीइंग चेंज्ड। अब दोबारा चार्ट लिस्ट एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कि जी हर वेरिएबल का अलग करना होता है या फिर आप पूरे डेटा सेट का? हर वेरिएबल का अलग करना होगा। हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन वी नीड टू लर्न लूप्स। अगेन आई थिंक लूप्स आज ही क्लास में करने, लूप को भी ये पूरी क्लास चाहिए लूप्स को समझाने के लिए। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू लूप्स। लूप्स में आप सारा इकट्ठा एक ही वक्त में कर सकते हो, सारे वेरिएबल स्पेसिफाई कर दो, वो एक ही वक्त में सारे वेरिएबल कर देगा। सो
चार्ट लिस्ट को दोबारा मैं ट्राई कर देखने जा रहा हूँ टोटल लैंग में करने के लिए होता क्या है। तो चार्ट लिस्ट अगर मैं टोटल लैंग करूंगा तो अब देखो इसमें अब जो पहले एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा था वो चला गया। नाउ ओनली स्टार इज लेफ्ट। नाउ रिप्लेस टोटल लैंग इज इक्वल टू सब इन स्ट्रिंग और साथ टोटल लैंग और साथ यहाँ पर अब मैं दोबारा कहूँगा स्टार को लेके आओ और स्टार को रिमूव करना है। अब आपने स्टार को किसे रिमूव करना है, बिल्कुल सिंपल से, और डॉट। अब मैं इसको चलाऊंगा तो आपका ये भी रिमूव हो गया। अब अगर मैं ब्राउज करता हूँ डेटा सेट को तो टोटल लैंग देखते हैं। टोटल लैंग को देखो बाकी सबसे कितना फर्क हो गया। लेकिन अगेन अभी इसका कलर क्या है, व्हाट्स द कलर ऑफ दिस वेरिएबल, रेड। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि स्टिल इन स्ट्रिंग। यानी दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसके जाके समरी निकालने की कोशिश करता हूँ, इफ आई गो ओवर हियर एंड गो एंड टाइप सम एंड टोटल लैंग, तो मुझे समरी सेट्स नहीं दिया, हालांकि इट्स क्लीन। तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस वेरिएबल इनटू अ न्यूमेरिक फॉर्म। टू कन्वर्ट, सो हमारा ये सेकंड स्टेप था एंड द थर्ड स्टेप इज कन्वर्ट इट इनटू अ न्यूमेरिक फॉर्म। तो यहाँ पे आते हैं, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो आपने। और कैसे करेंगे, जी स्ट्रिंग टोटल लैंग रिप्लेस। अब अगर मैं समरी निकालने की कोशिश करता हूँ, नाउ इफ आई टाइप समरी टोटल लैंग, पहले उसने इसी वेरिएबल पे मुझे कहा था देयर इज नो समरी। नाउ दिस वेरिएबल पे समरी हमें मिल गई है। Does that make sense? So this is how you clean these data sets, string variables को। जी बजी इससे पहले आपने डॉट लगाया था सब स्ट्रिंग में, जी जी। इसके अदर ऑप्शंस क्या होते हैं? So help सब string, क्योंकि मुझे भी I'm not that sure at this time. So basically n है। So अगर आप 1 करोगे तो 1 का मतलब बेसिकली कि अगर जैसे यहाँ उसने बोला हुआ दिस इज अ डे, इसको x से रिप्लेस करना है। अगर मैं 1 करूंगा तो 1 से क्या होगा कि जहां पहली दफा जब वो आया है जहां 1, तो जहां पहली दफा है उसको रिमूव कर देगा। अगर मैं 2 करूंगा तो वो भी 2 को कर देगा, दिस इज जहां पे 2 दफा है। और अगर मैं कहूंगा दिस इज दिस, तो फिर डॉट करूंगा तो जहां जहां भी इज होगा वहां पे उसको वो डॉट एक्स से रिप्लेस करना शुरू करेगा। सो 1 वो इट शुड बी ग्रेटर और इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, so this is how you clean the strings. Again this is just the ये कोई बहुत डेप्थ नहीं है, this is just the start of string cleaning. इसमें और बहुत ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन आई एम शोइंग यू द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन जिनसे आप अपना थोड़ा बहुत के लिए अपना गुजारा आप कर सकते हो। बट आई वुड एनकरेज कि अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल्स को स्टेटा के अंदर क्लीन करना चाहते हो, सो देयर आर सम ऑसम गाइड्स बाय असजद नकवी। गूगल करो, ट्विटर पे भी उनका ट्वीट्स भी काफ़ी करते हैं वो स्टेटा के बारे में। सो डू लुक एट हिम। और सेकंड एक और स्टूडेंट था फहद मिर्ज़ा, मास्टर्स को स्टूडेंट था लम्स का, वो भी ट्विटर पे काफ़ी स्टेटा के बारे में काफ़ी अच्छी कोडिंग कर रहा होता है और ग्राफ्स बना रहा होता है। सो डू लुक एट हिज कोडिंग एज वेल टू, वो भी काफ़ी अच्छी। एक असजद नकवी है और दूसरे फहद मिर्ज़ा तो अभी भी ग्रेजुएट हुआ है, मेरे बाद ग्रेजुएट हुआ है। वो भी बहुत अच्छी कोडिंग करता है स्टेटा के अंदर। सो ये हो गया। अब मैं PSLM की तरफ आ जाता हूँ। वाई PSLM, क्योंकि PSLM आपको बाद में यूज भी आप करोगे, लेकिन आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कवर दिस रीशेपिंग और ये ग्राफ्स वगैरह की चीज़ें जो हैं। व्हाट आई विल डू इंस्टेड इज कि मैं आपको मर्जिंग का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू आज दे दूंगा आपको मर्जिंग का। इसके अलावा देयर आर सम रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिसमें मैंने मर्जिंग को भी थोड़ा सा डिटेल में कवर किया हुआ है, तो यू कैन रीवॉच दोस लेक्चर्स अगर आप Recon 330 आपने मुझसे लिया हुआ है। और प्रैक्टिस में मैं आपको वहीं से आपको प्रैक्टिस सेट्स आपको उसके दूंगा ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस में स्टेटा में थोड़ा सा हो जाओ। यू नीड टू गिव सम टाइम टू स्टेटा। अच्छा, मर्जिंग पे आ जाते हैं। So what is merging? Let me show you in a very simpler way. आपको अगर डॉक्टर वर्की ये बोलें कि you need to regress income on age, so PSLM के थ्रू, तो what you will see in PSLM में ये दोनों different data sets में सेव हैं, they are not saved in one data set. So
मैं आपके सामने डेटा सेट्स ओपन कर रहा हूँ PSLM. लेट मी एक्सट्रैक्ट हियर. सो जब भी LFS होगा, LFS हो, मिक्स हो, DHS हो, PSLM हो, what you should do is कि आपकी एक साइड पे आपका डेटा सेट ओपन हो और दूसरे में आपका क्वेश्चन आपके पास हो. इट्स नॉट लाइक कि आप बस डेटा सेट ओपन हो गया तो बस उसमें हमने एनालिसिस शुरू कर दिया. यू नीड टू हैव दिस थिंग ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. अब मैं आपके सामने PSLM का क्वेश्चन खोल रहा हूँ. सो दिस इज अ क्वेश्चन. तो PSLM का क्वेश्चन में आपका बेसिकली ये है, आपका एक सर्वे इन्फॉर्मेशन है और सर्वे इन्फॉर्मेशन का आपका जो डेटा सेट की जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से शुरू होती है. फ्रॉम हाउस होल्ड रोस्टर फीमेल्स एंड ऑल बॉयज एंड चिल्ड्रन. सो बेसिकली दिस कंटेन्स ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द हाउस होल्ड. उसमें कौन लोग रहते हैं, उनमें से कितने शादीशुदा हैं, उनके एजेस क्या हैं, उनका जो है उनका ID कार्ड सोर्स किया. तो बेसिकली दिस अ वेरी गुड डेटा सेट जो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने गैदर किया हुआ. क्वेश्चन भी इनका अच्छा है काफ़ी. तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे नोट करो तो दिस इज सेक्शन 1 पार्ट ए. दिस इज सेक्शन 1 पार्ट ए और उसके बाद आपका सेक्शन 1 पार्ट बी शुरू हो जाता है. विच मीन्स के द डेटा सेट्स यहाँ पे सेक्शंस उन्होंने बनाए हुए हैं. और अगर आप यहाँ पे इसी क्वेश्चन देखने के बाद अगर अपनी फाइल अगर आप नोट का जावा ने एक्सट्रैक्शन की है तो एक सेक्शन 1 ए यहाँ पर है, फिर उसने सेक्शन 1 पार्ट बी जो उसने यहाँ पे उसने लिखा हुआ है उसमें. सो डेटा सेट्स आर आल्सो डिवाइडेड इन दैट. आपका डेटा सेट उसने एक ही फाइल आपको नहीं दी हुई, उसने देयर आर मल्टीपल डेटा फाइल्स. सो ईच सेक्शन हैज इट्स ऑन डेटा फाइल. वी विल सी कि व्हाई इट इज नेसेसरी. वो सब एक भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने हमको अलग-अलग में किया होगा. सो अब हम क्या करते हैं, इस डेटा सेट को ओपन करते हैं सेक्शन 1 को. यूज use section 1a.dta, डेटा सेट ओपन हो गया. अब इससे पहले कि आप डेटा सेट को अभी एक्सप्लोर करना शुरू करो, मैं आपको एक और चीज जो मैंने डिस्क्राइब में आपको नहीं दिखाई थी. नाउ लेट्स सी द डिस्क्राइब अगेन. सो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे वैल्यू लेबल का भी एक हेडर था. वैल्यू लेबल के अंदर भी उसने वैल्यू लेबल बताया है कि जी किस किस को एक लेबल लगा हुआ है. प्रोविंस को लेबल लगा हुआ है, रीजन को लेबल लगा हुआ है और आपके S1 AQ02 को लेबल लगा हुआ है. तो उसने लेबल यहाँ पे कुछ को वैल्यूबल्स को लेबल लगे हुए. now let's open this data set with browse आपने किया तो ब्राउज करके आप देखो वही वाले वेरिएबल जिनको ज्यादा लेबल लगा हुआ है वो सारे वेरिएबल ब्लू में यहाँ पे एनकोडेड हुए. नाउ इफ यू लुक एट दिस PSLM डेटा सेट, जो आपका ये इंडिविजुअल लेवल डेटा सेट है, जो आप ये बेसिकली दिस डेटा सेट इज गिविंग इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन. ठीक है, so it's an individual level data set. So पहला स्टेप क्या है इस डेटा सेट के अंदर, आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, you need to find unique identifiers. You need to find unique identifiers. So in this case आपका unique क्या होगा? So it's an individual level data set. It means कि यानी ये आपके बारे में बताएगा या आपके बारे में बता रहा होगा या आपके बारे में बता रहा होगा. और आप लोग फर्स्ट को एक घराने से आप बिलोंग करते हो, फिर ये आपके बारे में बताएगा, ये आपके बारे में बता सकते हैं, आप डिफरेंट घराने में बिलोंग करते हो. तो बेसिकली क्या इसके डिज़ाइन कैसे किया गया कि आपके घर को एक कोड दिया जाएगा, उसके अंदर आपका एक कोड है जो 1 2 3 है. आपके घर को एक कोड दिया जाएगा और आपके घर का भी एक अलग 1 2 अलग से आ जाएगा. थिंक ऑफ दिस प्रॉब्लम एज ए कैंपस ID. आपका कैंपस ID जैसे सबका 2020-2020 है, फिर उसके अंदर एक कोड है 2020 और साथ फिर 01 02 03, फिर 2021 01 02. अब 01 और 01 आप दोनों का आता है, लेकिन आप दोनों फर्क कैसे हो, आपके कैंपस कोड से. एक ने 1 साल पहले ग्रेजुएट करना है, एक ने 1 साल बाद ग्रेजुएट करना. सेम गोज फॉर दिस HH कोड एंड IDC प्रॉब्लम. HH कोड आपका होगा और साथ उसको IDC होगा. सो HH कोड और IDC, HH कोड एंड IDC, ISID, HH कोड और IDC. इंडिविजुअल कोड है. IDC अभी आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे IDC है, आगे जाके एक सेक्शन 6 में ओपन करूंगा उसमें ITC होगा.
कुछ बच्चे इतने सियाने थे, उनको हमने बोला कि सेक्शन 1 को सेक्शन 6 के साथ हमने मर्ज करना है एक टाइम पे। वो जाहिर बात है वो मर्ज नहीं हो सकता, उसके लिए आपको यू नीड टू डू सम अदर रीशेपिंग थिंग। एंड व्हाट डिड दे डू, उन्होंने आईटीसी को रीनेम किया आईडीसी के साथ और इनका मर्ज हो गया। यानी वो कमोडिटी कोड था, अब उन्होंने उसको आईडीसी इंडिविजुअल कोड के साथ उन्होंने उसको मर्ज कर दिया उन्होंने। एंड दे वर लाइक सर हमने बिल्कुल सही मर्जिंग की थी। सो बी वेरी श्योर कि ये वाली गलती ना करना कि वेरिएबल्स रीनेम करना, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दोस वेरिएबल मींस। ठीक है, अब अगर मुझे इसको मर्ज करना है डेटा सेट को एक दूसरे डेटा सेट के साथ, जिसमें लेट्स सपोज अब मुझे पता है यार माय रिग्रेशन इज आई नीड टू रिग्रेस वेज ऑन एज, आई नीड टू रिग्रेस ऑन दिस, मेरे पास ये रिग्रेशन इक्वेशन है लेट्स सपोज। इसकी मर्जिंग के लिए आई नीड टू हैव बोथ दोस वेरिएबल प्रेजेंट इन द सेम डेटा सेट, दैट्स अ कंडीशन। अब इस डेटा सेट के अंदर इज देयर वेज, यहाँ पे सिंपल से बोले इज अ मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड कोड, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे सिर्फ सवाल लिखा हुआ है इज मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड कोड। और अगर हम यहाँ पे अपने सर्वे को जाके देखें तो हमें समझ आएगी कि ये वाला सवाल ये वाला है, इस HH इस हाउस होल्ड मेंबर, जो उसने वहां सवाल लिखा हुआ है S1EQ11 जो उस वेरिएबल में स्टोर है, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एंड हो जाती है। अब आगे अगर हम देखें तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये वेज वाली, ये रहा एंड कैश इनकम, अभी अगेन वो वेरिएबल बनाया नहीं है लेकिन वो वेरिएबल हमें मिलेगा इस सेक्शन से। So how can we combine those two data sets? That's the main question in front of us at this time. ये merging करना, now we need to merge this thing. अब ये merge करने के लिए हमें क्या करना होगा? We need to open section 1B और उसमें देखना होगा कि उसमें भी household code और IDC ही यूनिक है कि नहीं। So हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पे आगे लिखते हैं use और डेटा सेट का नाम जो था वो था ये। So use section 1B dot DTA comma clear। इसमें पहले चेक कर लेते हैं कि हाउस होल्ड कोड भी एग्जिस्ट करता है, IDC भी एग्जिस्ट करता है। We can see you from here. Now we need to see whether this is unique or not. This is where we need to test this thing. IS code, HH code, IDC. Run किया, we found that this is again a unique identifier at this place. Unique identification set हो गई है। Now जब यूनिक आइडेंटिफायर सेट हो गए, नाउ यू कैन मर्ज दिस टू डेटा सेट्स। मर्जिंग करते हुए you need to identify your master data set and you need to identify your slave data set. Master data set which is currently open your data set, which is currently open your data, और slave data set होगा which is not open your data लेकिन you need that data set to be present over here. मास्टर का डेटा सेट का रखने का क्राइटेरिया जो मेरा अपना थंब रूल है, I see मैं ये चीज देखता हूँ कि which variable has the more observations, which variable has the more observations. In this case हमें रोस्टर को वेज के साथ मर्ज करना है, तो हाउस होल्ड में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। हाउस होल्ड जो हमारा पहला डेटा सेट है जिसमें सारी रोस्टर इन्फॉर्मेशन है, उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। So what I will do is I will again open this thing, use section 1A and I will open this thing and I will type merge 1-to-1. 1-to-1 mean कि each observation, the master data set corresponds to exactly one observation in the slave data set. और साथ में लिखूंगा unique ID, HH code IDC and then I will, और आगे मैं लिखूंगा using section 1B dot DT और साथ कॉमा डाल के gen merge 1 merging हो गई। आपका सेक्शन 1 सेक्शन B के साथ अब जुड़ चुका हुआ। लास्टली चीज जो मैं अब इस लेक्चर को मैं जहां पे मैं इसको पॉज करूंगा, we need to interpret this table. What does this table mean? इसका मतलब क्या? यहाँ पे merge 1 is equal to 1 एक आ रहा है, फिर merge 2 आ रहा है, merge 1 3 आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने इस टेबल को आसानी से समझना हो तो आप ये समझ लो कि 1015 ऑब्जर्वेशंस आर मर्ज्ड। क्योंकि आपने डिटरमाइन किया हुआ है कि ये इंडिविजुअल लेवल डेटा सेट है, तो इट मींस कि आपको 1,15,000 लोगों की ऑब्जर्वेशंस दूसरे डेटा सेट में, स्लेव डेटा सेट में मिल चुकी हुई है। यानी वेज इंफॉर्मेशन में, वेज डेटा सेट में ये इन लोगों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। लेकिन 60,000 लोग ऐसे हैं
60,000 लोग आपके रोस्टर डेटा सेट में ऐसे हैं जिनकी कोई इंफॉर्मेशन जो है आपको दूसरे स्लेव डेटा सेट में नहीं मिली, आपको उसमें कोई इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब इसका जो ये क्यों नहीं मिली, इसका जवाब, इसका ये सवाल अक्सर डॉक्टर बर्की आपसे पूछेंगे, ये मर्ज पूरा क्यों नहीं हुआ। यू नीड टू फाइंड द आंसर। आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कि ये मर्ज पूरा क्यों नहीं हुआ। वाई देयर इज, ये नहीं कहना कि सर पता नहीं क्या इसकी वजह है, इसका जवाब क्या है। इसका जवाब बेसिकली मैं आपको जवाब मिलेगा सर्वे से। अब आपका जो रोस्टर इन्फॉर्मेशन है उसमें उसने सब लोगों की इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, उनकी भी जो कि बच्चे और बच्चियां जो 10 साल से छोटे हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन इसमें एग्जिस्ट करती है। लेकिन सेक्शन 1B के अंदर इट ओनली कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज हु आर 10 ईयर्स, जो कि 10 साल से ऊपर है। यानी दूसरे लफ्जों में जो लोग 10 साल से छोटे हैं उनकी ऑब्जर्वेशन आपको सेक्शन 1B में नहीं मिलेगी। मोर इम्पोर्टेंट, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी उन लोगों की जो लोग काम नहीं करते। अंडर विच सिनेरियोस आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनमें से वो लोग इन्फॉर्मेशन है जो कि 10 साल से बड़े हैं और काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका? कॉम्प्लीमेंट ये है कि जो 10 साल से छोटे हैं या वो लोग जो 10 साल से ऊपर हैं लेकिन काम नहीं करते, उनकी ऑब्जर्वेशन आपको सेक्शन 1 पार्ट बी के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, सो लिहाजा यू नीड टू बी, आपको पूरी पीछे ना आपको रीजनिंग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन अभी क्यों नहीं मिल रही, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर डेटा एनालिसिस। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं आगे और कवर नहीं कर सकता इसको, लेकिन मैंने कॉन-30 के अंदर इस सारी मर्जिंग वाले एक्सप्रेस को मैं पूरी बड़ा कंप्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया हुआ है विद द PSLM प्रॉब्लम कि PSLM को कैसे मर्ज कर सकते हैं। आई विल शेयर दोज वीडियोज, दोज प्रैक्टिस सेट्स विद यू। आई विल एनकरेज कि आप पहले प्रैक्टिस करो विदाउट लुकिंग एट दोज आंसर्स, और फिर आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करना। मैं सारे प्रैक्टिस सेट्स आपसे शेयर कर दूंगा जो प्रैक्टिस सेट्स मैंने कॉन-30 में बनाए थे मैंने। आप उनकी प्रैक्टिस करो, डेटा सेट को यूज करो और फिर वापस आओ इस फ्रेमवर्क में, फिर मुझसे पूछ लेना। आई विल अनाउंस माय ऑफिस आवर्स, दे मे बी ऑनलाइन, सो यू कैन कम इन दोस ऑफिस आवर्स। हम इकट्ठे फिर उस प्रॉब्लम को बैठ के फिर हम उसको हल भी कर लेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थिंग? By the way, this lecture is being recorded, so I will upload this lecture on my YouTube and I will share the link with all of you, और आप फिर उससे भी आप उसको देख सकते हैं। जी, बन जाएगी। जी, skill set है वो different. I know some of them they मैं चाह रहा हूँ कि ये जिनको नहीं है they can practice the issue में पहुँच के फिर उसके बाद then I would like another session इसमें हम सिर्फ